ठीक है भाई, आज हम लोग रिवीजन करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। इस चैप्टर की बात करेंगे। और हमने तुम्हें ये चैप्टर पढ़ाए हैं, इससे पहले एक जहाँ ध्यान करो कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज वाले चैप्टर में कहा था कि हम कुछ भी कार्य करते हैं बदले में खर्च होती है एनर्जी। आखिरकार ये एनर्जी आती कहाँ से? तो जरा देखना, हमने तुमसे बताया कि मान लो हमने इधर से खाना खाया, भाई ऐसी सिंपल सी डाइजेस्टिव सिस्टम बना लिया, और ये खाना सबसे पहले एब्जॉर्ब होकर कहाँ आएगा? लिवर में आएगा। और हमने कहा था कि लिवर ही हमारे शरीर का मालिक है, वो निर्णय लेता है कि किस चीज़ को आगे जाने दें और किस चीज़ को आगे ना जाने दें। तो हम ये बता रहे थे, और ये है मान लो हमारी सेल, मान लो ये है सेल, और तो ये कह रहे थे कि कुछ भी कार्य करेंगे बदले में खर्च होती एनर्जी। एनर्जी आखिरकार आती कहाँ से? तुम भी जानते हो कि अगर हमने इधर से खाना खाया, चलो हम पहले फूड जो खाया है हम तुम्हें बताएंगे कि हमारे फूड में जो है 7 कंपोनेंट होते हैं। भोजन के रूप में हम सबसे पहले खाते हैं क्या? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट को कहते, ज़्यादातर हमारी सेल एनर्जी के लिए फूड को इस्तेमाल करती है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट को कहते ही हैं फ्यूल सब्सटेंस कहते हैं। स्पेशली ग्लूकोज को हम लोग सेलुलर फ्यूल कहा जाते हैं। हम तो बताएंगे हमारे भोजन में फैट भी होता है, सेल एनर्जी के लिए फैट को इस्तेमाल कर लेती है, लेकिन कर सकती है, लेकिन फैट का ज़्यादा बड़ा रोल एक्सेस एनर्जी को स्टोर करना होता है, अर्थात इसको रिजर्व सब्सटेंस भी कहते हैं। और तुमने देखा हो जो लोग जिम करते हैं वो प्रोटीन खाते हैं, अर्थात प्रोटीन जो होती है बॉडी बिल्डिंग के लिए आवश्यक होती है, नहीं क्योंकि प्रत्येक सेल का प्रोटोप्लाज्म प्रोटीन का बना होता है, तो इसलिए। और फिर साथ साथ हम बताएंगे हमारे भोजन में न्यूक्लिक एसिड अर्थात डीएनए आरएनए भी होते हैं। तो डीएनए आरएनए का ज़्यादा रोल तो माँ बाप के लक्षणों को बच्चों में ले जाने के लिए होता है, अर्थात हेरिडिटी में होता है, लेकिन हम बताएं हमारी सेल एनर्जी बनाने के लिए इसको भी इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन हमारे भोजन में थोड़ा बहुत पानी भी होता है, हमारे भोजन में मिनरल्स भी होते हैं, और साथ ही साथ विटामिन भी होती ना। तो हम तुम्हें बताएंगे एनर्जी देने के लिए हमारी सेल ऊपर की 4 ही चीज़ें इस्तेमाल करती है, ये बाकी की 3 चीज़ें कभी एनर्जी नहीं देती है। खैर, बात सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पर बेस्ड बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट पर बेस्ड बताएंगे कि आखिरकार हम ये कहते थे कि काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी आती कहाँ से? मान लो हमने इधर से खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया, ना जाने किस रूप में खाया, हो सकता है हमने ग्लाइकोजन खाया हो, हमने स्टार्च खाया हो। तुम भी जानते हो डाइजेशन का एक ही उद्देश्य होता है, किसी भी बड़े से मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना, मैक्रो मॉलिक्यूल को एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल में तोड़ना। और मान लो ये ग्लूकोज इधर से आ भी गया, तो सबसे पहले हमने कहा हमारे लिवर का सबसे बड़ा फंक्शन होता है कि वो ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कहें कि नॉर्मल ब्लड शुगर जो होती है 80 से लेकर 110 मिलीग्राम प्रति 100 ml ब्लड के हिसाब से होती है। अब मान लो फिर ये ग्लूकोज आएगी सेल के अंदर, और सेल के अंदर आएगी तो तुम भी जानते हो कि सेल के अंदर इसी ग्लूकोज को इस्तेमाल करेंगे, तब जाके बनेगी क्या?6CO2 + 6H2O, और साथ बनेगा एनर्जी। और एनर्जी को ही हम कहते हैं लाइफ, एनर्जी को ही कहते हैं। तो हमने तुमसे कहा था सेल के अंदर होने वाली सभी रिएक्शंस को मिलाकर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो एनर्जी जो है मेटाबॉलिक रिएक्शंस के फलस्वरूप बनती है, इसलिए हम तुम्हें बताएं कि तमाम सारी केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप बनती है, इसलिए हम अपनी सेल को कभी कभी मिनिएचर केमिकल फैक्ट्री भी कहा करते हैं। क्या करते हैं? मिनिएचर केमिकल फैक्ट्री। लेकिन एक बात बताएं कि किसी भी केमिकल फैक्ट्री में आखिरकार जैसे कोई रिएक्शन है उसमें बहुत सारी चीजें बनती, प्रोडक्ट किसको कहते हैं? बाई प्रोडक्ट किसको कहते हैं? तो हम बताते हैं रिएक्शन में जो ज्यादा मात्रा में बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं, बाकी चीजों को बाई प्रोडक्ट कहते हैं। और एनर्जी तो हमारे लिए इस्तेमाल की चीज है, जल ही जीवन है, जल भी ठीक चीज हो सकता है, लेकिन इस गंदी गैस का हम क्या करें? तो हमने कहा था ऐसे मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट जो हमारे लिए यूजलेस है, यूजलेस की बात छोड़ो, जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, अगर ये शरीर में एकत्रित होते रहें तो हमें नुकसान ही पहुंचाएंगे। तो इन्हीं मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है। जैसे हमसे कोई छोटा बच्चा पूछे कि अंकल जी एक्सक्रीशन माने क्या होता है, तब तो हम सिंपली कह देते हैं गंदगी को बाहर निकालना। लेकिन जब हाई स्कूल पास करने वाला बच्चा पूछे तो हम कहेंगे एक्सक्रीशन माने होता है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। क्योंकि तुम जानते हो हम लोग सुबह सुबह जो गुड मॉर्निंग करते हैं वो भी तो गंदगी है, लेकिन इसको मल त्याग ना कहते हैं, इसको डेफिकेशन कहते हैं, ना कि एक्सक्रीशन कहते हैं। क्योंकि माना जाता है जो फीकल मैटर होता है वो भोजन का वो अंश है जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाए, और जब डाइजेस्ट नहीं कर पाए तो वो ब्लड में नहीं गया और सेल में उस मेटाबोलाइज नहीं हो पाया। इसलिए एक्सक्रीशन मीन्स गंदगी को बाहर निकालना नहीं होता है, एक्सक्रीशन मीन्स ऐसी गंदगी को बाहर निकालना होता है जो सेल के अंदर बनी है। एक्सक्रीशन मीन्स रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो हम ये बता रहे थे कि हम अपनी सेल को कहते हैं मिनिएचर केमिकल फैक्ट्री, और डिपेंड करता है कि किसी भी फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाने के लिए ये बाई प्रोडक्ट क्या बनते हैं। हमने तुमसे कहा था बाई प्रोडक्ट कौन बनता है, तो ये तो डिपेंड करता है कि हमारी सेल ने, हमारी मिनिएचर केमिकल फैक्ट्री ने कौन सा रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया है। अगर हमारी सेल ने मान लो कार्बोहाइड्रेट को इस्तेमाल किया है, थोड़ा यहीं से ऐसी चौकोर सी सेल बनाए ले रहे हैं ताकि जगह मिल जाए। अगर सेल को इस्तेमाल किया है तो तुम जानते हो सबसे पहले ग्लूकोज आता है सेल के अंदर, और
10 स्टेप की एक चेन रिएक्शन होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, जिसके फलस्वरूप ये बदल जाती है किसमें, पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड फिर चेंज होता है एसिटिल कोएंजाइम ए में। एसिटिल कोएंजाइम ए किसी साइक्लिक प्रोसेस में भाग लेता है जिसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं, जिसके फलस्वरूप जाके कहीं एनर्जी बनती है अर्थात एटीपी बनती है, और साथ साथ कहीं H2O बनता है, और कहीं कहीं पर जो है CO2 भी बनती है। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि एनर्जी नाम का प्रोडक्ट बनाने के लिए साथ में कौन कौन से बाई प्रोडक्ट बनते हैं। देखो हम तुम्हें बताएं, जल ही जीवन है, जल को कभी, ये बाई प्रोडक्ट तो दोनों ही हैं, लेकिन ऐसे बाई प्रोडक्ट जो हमारे लिए यूजलेस होते हैं, यूजलेस के बाद छोड़ो हार्मफुल भी होते हैं, ऐसे ही बाई प्रोडक्ट को व्यर्थ के पदार्थ अर्थात बेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं। तो हम तो बताएं जल जीवन है, अर्थात जल को, पानी को कभी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है, जल तो जीवन है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि हम पेट्रोल पंप पे जाएं और कहें भाई साहब हमारे अंदर 50 लीटर जल डाल दो, पेटे फट जाएगा, जल मृत्यु में बदल जाएगा। इसलिए हम तुम्हें कहें कि वाटर को वेस्ट प्रोडक्ट नहीं कहते हैं, मगर एक्सेस ऑफ वाटर को वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं, और यहाँ पर CO2 भी वेस्ट प्रोडक्ट है। बात होता ना, इस तरह से हमने तुम्हें बताया कि हमारी सेल एनर्जी के लिए सबसे पहले ग्लूकोज को इस्तेमाल करती है, इसलिए आप भाषा में ग्लूकोज को सेलुलर फ्यूल अर्थात कोसी ईंधन कहते हैं। अब मान लो हमारी सेल ने फैट को इस्तेमाल किया, तो हम तुम्हें बताएं कि फैट को इस्तेमाल किया, और फैट जो होते हैं क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। ऐसा लगता है हमने डायग्राम से एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल बना लिया, भाई 3 कार्बन बनाए और एक ये फैटी एसिड जोड़ दिया, मोनोग्लिसराइड एक और फैटी एसिड जोड़ दिया, डाइग्लिसराइड एक और फैटी एसिड जोड़ दिया, ट्राइग्लिसराइड। बताते टिपिकल फैट ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। डाइजेशन का एक ही काम होता है, किसी भी चीज़ को छोटी छोटी चीज़ों में तोड़ देना, अर्थात ग्लिसरॉल अलग हो गया और ये तीनों चीज़ें अलग हो गई। देखो ये डाइजेशन में बताएंगे कि स्टमक में फैट का डाइजेशन नहीं होता तो ड्यूडेनम जेजुनम है, लेकिन अभी परेशान मत हो, अभी हम पढ़ा रहे हैं। अब हमने तुमसे कहा कि मान लो ये आया, यहाँ पर आया फैट, यहाँ पर आया, तो हम तुम्हें एक बात, थोड़ी सी बात एक और बता दें कि इस तरह से ग्लूकोज हमारे लिवर का सबसे बड़ा उद्देश्य होता था ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करना, ताकि हम सेल में उसको इस्तेमाल कर जाए। अब मान लो तुमने क्या हुआ कि तुम्हारी मम्मी चली गई मायके, मतलब तो नानी क्या, और तुम पूरा का पूरा 1 किलोग्राम ग्लूकोन डी का डिब्बा शरबत बना के पी गए। इधर से बहुत सारा ग्लूकोज आएगा ब्लड में, इससे ज़्यादा भेज नहीं सकते ना, वरना लोग ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाएगा, लोग हमें डायबिटीज का मरीज कहेंगे। तो हमारा लिवर क्या करता है, इस एक्सेस ग्लूकोज को किसी और चीज़ में बदल के रख लेता है, जिसको कहते हैं क्या, ग्लाइकोजन। तुम्हें पता प्लांट अपना फूड किस रूप में स्टोर करते हैं, स्टार्च के रूप में, और एनिमल के रूप में ग्लाइकोजन के रूप में। इसलिए ग्लाइकोजन को कभी कभी एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, एनिमल स्टार्च कहते हैं, स्टार्च को हिंदी में मंड कहते हैं। तो इससे हमें याद रहता है कि हमारे शरीर में 1 पाउंड मंड होता है, 1 पाउंड मंड होता है, यानी कि हमारे शरीर में 400 ग्राम तक मंड हो सकता है ना, कितना 400 ग्राम तक स्टार्च स्टोर हो सकता है। ये अलग बात है कि इसका 100 ग्राम लिवर में होता, मगर 300 ग्राम तो मसल्स में होता, मांसपेशियों में होता है। खैर, अब हमने कहा लेकिन तुम तो पूरा 1 किलोग्राम का डिब्बा पी गए, तो फिर भी इधर से ग्लूकोज आ रहा है, तो हमारा लिवर क्या करेगा, इस ग्लूकोज को किसी और चीज में बदल के रख लेगा, फैट में बदल के रख लेगा। क्योंकि ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को ग्लाइकोजेनेसिस कहते थे, और इसको कहते हैं लिपिड की सिंथेसिस को लाइपोजेनेसिस कहते हैं। अब मान लो मम्मी तुम्हारी लौट आई और उन्होंने देखा कि कमगत पूरा डिब्बा पी गया, हथकड़ी लगा के एक बंद कमरे में उन्होंने जो है अंधेरे कमरे में बंद कर दिया, ये सोच के कि इसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा जैसे कि बाप का आ गया था। तो हम तुम्हें बताएं, हम लोग मरेंगे नहीं, हम लोग इसीलिए ये फैट स्टोर कर रखे थे। अर्थात अब हमारा लिवर क्या करेगा, ये जो एक्सेस हमारे पास कार्बोहाइड्रेट था इसको तोड़ लेगा, लिसिस कर लेगा इसको कहते हैं ग्लाइकोजन का लिसिस, मतलब ग्लाइकोजिनोलिसिस। लेकिन हम तुम्हें एक बात बताएं, हमारे अंदर चाहे जितना ग्लाइकोजन क्यों ना हो, अगर हम इसको इस्तेमाल करने पे आ जाएं तो बताते 24 घंटे के अंदर सारा ग्लाइकोजन, बॉडी का ग्लाइकोजन खत्म हो जाता है। इसलिए कहा जाता है अच्छा व्रत 1 दिन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो फिर मान लो हमें खाना इधर से अभी भी नहीं मिल रहा है, तो हमारा ये जो फैट होता है ये टूटने जाएगा, और लिपिड के ब्रेकडाउन को लाइपोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहें, लाइपोलिसिस कहेंगे, लाइपोलिसिस माने ब्रेकडाउन होता है। और मान लो तभी तुमने देखा होगा कि लाइपोलिसिस, अब मान लो ये फैट भी खत्म हो गया, तो हमारा जो लिवर होता है वो किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट वाली चीज से कार्बोहाइड्रेट बना लेता है। नियो माने नया होता है, इस नई चीज से कार्बोहाइड्रेट बनाना कहलाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्योंकि लिवर पूरी कोशिश करता है कि ब्लड शुगर लेवल मेंटेन है, क्योंकि जो शरीर का मालिक होता है अर्थात ब्रेन होता है, एनर्जी के लिए सबसे ज्यादा किसको इस्तेमाल करता है, कार्बोहाइड्रेट को इस्तेमाल करता है, सेलुलर फ्यूल को इस्तेमाल करता है ना। तो ये हम तुम्हें बात बता रहे थे। तो इस तरह से यूजुअली किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल सबसे पहले नंबर पर तो कार्बोहाइड्रेट को ही इस्तेमाल करती है एनर्जी नाम का प्रोडक्ट बनाने के लिए, लेकिन साथ में 2 बाई प्रोडक्ट बनेंगे, वाटर और CO2 बनेगा। अब मान लो हमने तुमसे बोला कि अगर किसी की सेल फैट को इस्तेमाल करना शुरू कर दे, फैट में चाहे हम ग्लिसरॉल बता दें और चाहे फैटी एसिड से, फैटी एसिड पढ़ाएंगे कि ग्लिसरॉल तुम ग्लाइकोलिसिस समझते हो कि ग्लिसरॉल तो यहीं से हम लोग यहीं से इस्तेमाल कर लेते थे ग्लाइकोलिसिस में। अगर मान लो किसी सेल ने फैट को इस्तेमाल किया तो हम तुम्हें बताएंगे कि फैटी एसिड को इस्तेमाल किया। स्पेशली फैटी एसिड का कोई फार्मूला जानता है, जैसे मान लो C17H35COOH, क्या तुम्हें स्टीरिक एसिड और पामिटिक एसिड याद आए?
जब तुम डॉक्टर बनोगे तो जैसे यहाँ पर एक मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है जिसको ग्लाइकोलिसिस कहते थे, जब तुम डॉक्टर बनोगे तो तुम्हें पढ़ाया जाएगा कि यहाँ पर भी एक मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है जिसको कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? बीटा ऑक्सीडेशन, जिसके फलस्वरूप कोई भी फैटी एसिड हो, कितने भी कार्बन वाला फैटी एसिड हो, हमेशा एसिटिल कोएंजाइम ए में ही बदलता है। किसमें बदलता है? एसिटिल कोएंजाइम ए में ही बदलता है, एसिटिल कोएंजाइम ए में बदलता है। और फिर ये एसिटिल कोएंजाइम ए इसमें इस्तेमाल कर लिया जाता है। किसमें इस्तेमाल कर लिया जाता है? क्रेब्स साइकिल में, जिसके फलस्वरूप एनर्जी बन जाती है। पक्का? इसके बाद तो हम तुम्हें बताना चाहते हैं, लेकिन सोचो एसिटिल कोएंजाइम ए जिसका फार्मूला पता हो, अगर CH3CO और SCOA ये 2 कार्बन कंपाउंड होता है, ये कार्बन नहीं होता है, कोएंजाइम की स्पेलिंग होती है CO, तो हम तुम्हें बताएंगे। अब सोचो ग्लूकोज जो था वो C6H12O6 हुआ करता था और उससे आगे चल के 2 पायरुविक एसिड बनते थे। पायरुविक एसिड जिसका फार्मूला CH3COCOH होता था, यहाँ पर बीच में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती थी, नतीजा 2 कार्बन के ऐसे 2 मॉलिक्यूल बन जाते थे और 2 बार क्रेब्स साइकिल चलती थी, एनर्जी बन जाती थी। लेकिन जब फैटी एसिड को इस्तेमाल करते हैं, टोटल इसमें कितने कार्बन है? 17, तो यहाँ एक ही 18 कार्बन है। नतीजा हम तुमसे कह सकते हैं कि इसके एसिटिल कोएंजाइम में एक टोटल 9 मॉलिक्यूल बनेंगे, जबकि यहाँ पर 2 बनते थे। इनकी कार्बोहाइड्रेट की तुलना में फैट को इस्तेमाल करने पर बहुत ज्यादा एसिटिल कोएंजाइम में बनते। इतनी एसिटिल कोएंजाइम को हमारी सेल क्रेब्स साइकिल में खर्च नहीं कर पाती और नतीजा आवश्यकता से अधिक जो एसिटिल कोएंजाइम में होते हैं ये आपस में जुड़ के किसी में बदलने लगते हैं। जैसे हम तुम्हें बताएं, मान लो ये है कि एसिटिल कोएंजाइम में यहीं कहीं पर बना ले, मान लो CH3COSCOA, एक ये बना दिया, एक और लिख ले रहे हैं, इसको बस यहाँ पर तोड़ दिया, इनकी HCH2, बाकी सब ऐसे लिख दिया COSCOA। अब क्या हुआ? इस तरह से 2 एसिटिल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल आपस में जुड़ने लगे। जब जुड़ने लगे तो साथ में एक कोएंजाइम में मॉलिक्यूल निकल आया बाहर, COASH2 बाहर निकल आया। ठीक है, ये जो कुछ बचा है इसको आपस में जोड़ दो, तो ऐसा लगता क्या बचा? CH3 और CO यहाँ से हो गया और CH2 और साथ ही साथ CO और यहाँ साथ इसका हाइड्रोलिसिस भी होने लगता है, जल अपघटन होने लगता है। तो यहाँ से भी एक हम तुम्हें बताएंगे एसिड कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल ये निकल आता। टोटल 2 एसिटिल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। जो कुछ बचा है इसको भी जोड़ दो, तो क्या लिख चुके थे? CH2 और CH2 ये वाला, क्योंकि यहाँ से भी निकला था ये, और साथ ही साथ हमने कहा CH2 COOH, ये इस तरह से एक नया प्रोडक्ट बनने लगता है। CO2 और H2O के अलावा एक नई चीज बनने लगती है, इसको कहते हैं एसीटोएस्टिक एसिड। ये तुमने वहां सुना होगा जब तुम्हें केमिस्ट्री में टाटोमेरिज्म पढ़ाई जाती है, कीटो फॉर्म, इनोल फॉर्म वाला एग्जाम्पल बताया जाता था। इस तरह से फैट के ब्रेकडाउन से एक नई चीज बनने लगती है जिसका नाम है एसीटोएस्टिक एसिड। कभी कभी ऐसा भी होने लगता है कि इसका डिकार्बोक्सिलेशन हो जाए, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए, तो हाइड्रोजन उठा के यहाँ ले आओ, क्या बन गया? CH3COCH3, और तुमने इसका नाम खूब सुना होगा, क्या कहते हैं? एसीटोन कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस एसिटोएस्टिक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन ना हो, बल्कि 2 हाइड्रोजन देके इसको रिड्यूस कर दें अगर, तो हम तुम्हें बताएंगे एक यहाँ लग जाता है, एक यहाँ लग जाता है, इनकी बन जाता है CH3 CHOH और CH2 और साथ साथ COOH। 1 2 3 4, यहाँ 4 कार्बन, ब्यूट कहते हैं 4 कार्बन वाले को, और तुम्हें पता फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले को अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके बगल वाले को बीटा कार्बन कहते हैं। तो बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, इसलिए इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड। तो हम तुम्हें यह बताना चाहते थे कि अगर हमारी सेल फैट को इस्तेमाल करने लगती है एनर्जी बनाने के लिए, तो फिर CO2 और H2O के अलावा कुछ और भी बनने लगता है। जो कुछ ये बन रहा है इन्हीं को मिला के कीटोन बॉडीज कहते हैं। क्या कहते हैं? कीटोन बॉडीज। 3 नाम बताए, एक बार फिर से बताना कौन कौन सा। एक तो तुम्हें एसीटोन बताया, एक तुम्हें हमने एसीटो एसिटिक एसिड बताया, और साथ ही साथ क्या बताया हमने? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड बताया था। अब हम ये बताना चाहते थे ये और बनने लगती हैं, और चूंकि सेल के अंदर कुछ भी बने तो वो गंदगी अल्टीमेटली कहाँ आएगी? ब्लड में आएगी। तो ये सब आने लगती है ब्लड में, और ब्लड में आने लगती है ना, तो इस तरह से ब्लड में इनकी मात्रा बढ़ने लगती है, और ब्लड में इनकी मात्रा बढ़ जाए तो कंडीशन को कीटोसिस कहते हैं। क्या कह सकते हैं? कीटोसिस। कभी कभी मात्रा 10 गुना से ज़्यादा हो जाती है तो फिर इसको कीटो एसिडोसिस कहते हैं, क्योंकि ब्लड की pH एसिडिक होने लगती है ना। हाँ, हमने तुम्हें एक बात बताई थी कि किडनी भाई साहब का एक ही काम होता है, आवश्यकता से अधिक चीज़ों को बाहर निकालना। किडनी भाई साहब का एक ही काम, से अधिक चीजों को बाहर निकालना पेशाब के रास्ते से ना। तो इस तरह से होने क्या लगता है, कभी कभी तो ये कीटोन बॉडी जब अति से ज्यादा हो जाए तो हमारे ब्लड पेशाब से बाहर आने लगती हैं, यहाँ से पेशाब के रास्ते से बाहर आने लगती हैं, और यहाँ से अगर कीटोन बॉडीज आ जाए यूरिन में तो कंडीशन को कीटोनूरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कीटोनूरिया। और कीटोनूरिया सामान्यता नहीं आती है, तो इसका मतलब इनका पेशाब में कीटोन बॉडीज का होना ये किसी न किसी बीमारी की पहचान बताएगा। अच्छा, बात ये है कि हमारी सेल यूजुअली तो कार्बोहाइड्रेट को इस्तेमाल करती है,
फैट को इस्तेमाल ही कब करती है? तो दो ही कंडीशन में फैट को इस्तेमाल करती है। पहली बात तो ये है कि अगर इधर से कार्बोहाइड्रेट की सप्लाई ही बंद हो जाए, मतलब इधर से खाना मिलना बंद हो जाए, तो ना इधर से ग्लूकोज आएगा और ना सेल को मिल पाएगा। तो इस कंडीशन को कहते हैं भूखमरी, अर्थात क्या कहते हैं? स्टारवेशन। स्टारवेशन की कंडीशन में कार्बोहाइड्रेट को के बजाय फैट को इस्तेमाल करेगी जब इधर से सप्लाई बंद हो जाए। या फिर हम तुम्हें बताएंगे कि कभी कभी क्या होता है कि हमें इधर से खाना तो खा रहे हैं, इधर ब्लड में झमाझम ग्लूकोज तो आ रहा है, लेकिन इस ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजने के लिए एक हार्मोन की आवश्यकता पड़ती है जो इसको सेल मेम्ब्रेन को परमेबल बनाता है, और उसका नाम है इंसुलिन। क्या नाम है? इंसुलिन। अगर किसी इंसान में इंसुलिन हार्मोन निकलना बंद हो जाए तो ब्लड में ग्लूकोज होने के बावजूद भी वो सेल के अंदर इंटर नहीं कर पाएगा, और फिर भी सेल जिंदा रहना चाहती है, मतलब एनर्जी बनाना चाहती है, तो फिर कार्बोहाइड्रेट को बजाय किसी और को अर्थात फैट को इस्तेमाल करने लगती है। तो दो कंडीशन होती हैं, एक इंसुलिन डिफिशियंसी में कार्बोहाइड्रेट को इस्तेमाल करेगी और एक स्टारवेशन में। हम कैसे जान लें कि और जब भी फैट को इस्तेमाल करेगी तब भी तब कीटोन बॉडीज बनेगी। तो हम तुम्हें एक बात बताएं कि अगर किसी इंसान के पेशाब में सिर्फ और सिर्फ कीटोन बॉडीज आए, अर्थात कीटोनूरिया हो, तो समझ जाना वो स्टारवेशन से ग्रसित है, भूखमरी से ग्रसित है। और अगर इंसुलिन डिफिशियंसी हो गई तो इधर से तो खूब ग्लूकोज आ रहा है और वो इधर खर्च भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लग जाएगी। हो सकता है ग्लूकोज की मात्रा 120 मिलीग्राम प्रति 100 ml हो जाए, 130 हो जाए, 140 हो जाए, 150 हो जाए, 180 हो जाए। और एक समय ऐसा आता है जब मोर देन 180 होने लगती है तो हमारा फिर किडनी भी उसको टॉलरेट नहीं कर पाता है, और ये आवश्यकता से किडनी भाई साहब का एक ही काम, आवश्यकता से अधिक चीज़ों को बाहर निकालना, तो इससे ग्लूकोज भी बाहर आने लगता है। तो कंडीशन को ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। और हमने कहा था ग्लूकोज जिसकी पेशाब में आता है यही डायबिटीज की सबसे बड़ी पहचान होती है। तो ध्यान रहे कि सिर्फ कीटोन बॉडी जाती है तो समझ जाना वो स्टारवेशन से ग्रसित है, और कीटोनूरिया अलॉन्ग विद ग्लाइकोसूरिया हो जाए तो समझ जाना वो इंसान डायबिटीज मिलाइटिस से ग्रसित है, इंसुलिन डिफिशियंसी से संबंध ग्रसित है ना। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट को इस्तेमाल करने पर जो है ये कीटोन बॉडीज नाम की गंदगी और बनने लगती है। यहाँ पर तमाम सारे सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल ये पूछा जाता है कि जो डायबिटीज का मरीज होता है बार बार पेशाब करने क्यों जाता है? तो तुम समझ गए, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा शुगर हो रही, और हम लोग शुगर कोई क्रिस्टल के रूप में बाहर थोड़ी निकालते हैं, पानी में घोल के शरबत के रूप में, पेशाब नाम की शरबत के रूप में निकालते हैं। तो चीनी को निकालने के चक्कर में पानी भी निकल जाता है और तो इस तरह से बार बार पेशाब जाएगा, इसलिए उसकी पेशाब में चीटा बहुत लगते हैं। फिर दूसरा सवाल पूछा जाता है कि डायबिटीज के मरीज को पॉलीडिप्सिया हो जाती है, प्यास बहुत लगती है, क्योंकि जब शरीर से पानी निकल जाता है तो शरीर में जिस चीज की कमी होने लगती है शरीर उसकी डिमांड करता है लाओ पानी, तो उसको पॉलीडिप्सिया भी हो जाती है। साथ ही साथ ये कहा जाता है कि अगर कोई शुगर का मरीज इधर से कार्बोहाइड्रेट खाना बंद भी कर दे तो क्या बीमारी ठीक हो जाएगी? नहीं ठीक हो जाएगी, ये वाली चीज इसमें बदलने लगती है। तो कुछ राहत हो सकती है लेकिन डायबिटीज पूरी तरह ठीक नहीं हो सकती। बात तुम समझते हो ना? तो इस तरह से हमने तुम्हें यहाँ पर तमाम सारे सवाल बताए कि कीटोनूरिया सिर्फ स्टारवेशन को बताती है और कीटोनूरिया ग्लाइकोसूरिया दोनों हो जाए तो इस तरह से समझ जाते हैं कि इंसुलिन डिफिशियंसी हो रही, डायबिटीज मिलाइटिस हो रही। इस तरह से अब बात है प्रोटीन को अगर सेल इस्तेमाल करती है तो तुम भी जानते हो प्रोटीन चैन ऑफ अमीनो एसिड को कहते हैं। डाइजेशन का एक ही काम है किसी भी बायो मैक्रो मॉलिक्यूल को तब तक तोड़ते रहना जब तक स्टमक या इंटेस्टाइन की दीवार से एब्जॉर्ब ना हो जाए, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ बायो मैक्रो मॉलिक्यूल इनटू एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल। अब हमने तुमसे कहा इधर से प्रोटीन अमीनो एसिड आई, ठीक है। और कई बार तो ऐसा होता है कि अमीनो लिवर का एक ही काम ब्लड अमीनो एसिड लेवल मेंटेन करना। तो सबसे पहले तो हमारा लिवर क्या करेगा, आज जितने भी अमीनो एसिड आएंगे उनको जरूरत के हिसाब से अंदर भेज देगा। हालांकि तुम्हें अब जरूरत नहीं है, पहले हमें पढ़ाया जाता था कि प्रति 100 ml ब्लड में 35 से लेकर 65 ग्राम के आसपास होते हैं। अब हम तुम्हें इधर से अमीनो एसिड आए। अच्छा तुम्हें पता कि तुमने देखा होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको प्रोटीन ड्रिंक्स ज़्यादा पिलाए जाते हैं, तमाम सारे बूस्ट, सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, आई एम कॉम्प्लान गर्ल। तुमने कभी सुना बुढ़े को बाबा को अपने बूस्ट पिलाया? क्योंकि पुराने मठ पे कलाई करने क्या पता। तो हम तुम्हें बताएंगे ये अमीनो एसिड जाते हैं और सेल के अंदर जाते हैं, फिर से जुड़ कर जरूरत की प्रोटीन बना लेते ना। लेकिन सोचो हम एडल्ट हो गए, अब हमारे शरीर में नया टिश्यू नहीं बनना है, जितनी लंबाई वो भी बननी थी बन चुकी है। तो अब इन अमीनो एसिड का करें क्या? तो हम तुम्हें बताएंगे जब भी कोई अमीनो एसिड आता है हमारे लिवर में तो हम तुम्हें बताएंगे कि सबसे पहले हमारा लिवर क्या करता है, इस अमीनो एसिड में से अमोनिया निकाल लेता है। क्या निकाल लेता है? अमोनिया निकाल लेता है। और फिर हमने तुम्हें बताया नीचे की तरफ लिख दे, हमारी आदत नीचे की तरफ लिखने की है। इसमें से अमोनिया निकाल लेगा और किसी भी चीज में से अमोनिया निकाल लेना, जैसे किसी पानी निकाल लेते डिहाइड्रेशन कहलाता है, अगर HCl निकाल लेते डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कहलाता है। DE माने होता ही है रिमूवल, तो इस प्रोसेस का नाम होता है डीएमिनेशन। क्या नाम होता है?
और जिससे हम तुम्हें अभी डिटेल में पढ़ा के दिखाएंगे कि कोई भी अमीनो एसिड उससे अगर डीअमीनेशन कर लिया जाए तो वो किसी न किसी कीटो एसिड में बदल जाता है। जो क्रेब साइकिल होता है उसमें तमाम तुमने एसिड सुने हुए, सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, सिकोनिक एसिड, ये सब कीटो एसिड होते हैं। इस तरह से इसको फिर से क्रेब साइकिल में भेज दिया जाता है और इसको एनर्जी बनाने में इससे तो एनर्जी बना ली जाती है और यहाँ पर CO2 भी बनेगी, यहाँ पर H2O भी बनेगा। लेकिन हम तुम्हें बताएंगे यहाँ एक नई गंदगी बन गई, अमोनिया। अमोनिया बड़ी जहरीली गैस है। तो बताते कुछ जानवर क्या करते हैं, इस अमोनिया को एज सच अमोनिया के रूप में ही बाहर निकाल देते हैं, अमोनोटिलिक कहलाते हैं। कुछ इसको लेस टॉक्सिक चीज में बदल लेते हैं, यूरिया में। ऐसे जानवर यूरियोटिलिक कहलाते हैं। कुछ इसको यूरिक एसिड में बदल लेते हैं, यूरिकोटिलिक कहलाते हैं। और कुछ तो क्या करते हैं, इसके तीनों हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह मेथिल ग्रुप लगा देते हैं, ट्राईमेथिल अमीन ऑक्साइड, ट्राईमेथिल अमीन ऑक्साइड में बदल लेते हैं। और कुछ इसको किसी और चीज में बदल लेते हैं जिसका नाम है गुआनिन, और गुआनिन के रूप में ज्यादातर स्पाइडर और अर्थवर्म ही बदलते हैं। तो इस तरह से हम तुम्हें बताएंगे कि कुछ टेलियोस्ट होती हैं, कुछ बोनीफिश होती हैं जो अमोनिया को ट्राईमेथिल अमीन ऑक्साइड के रूप में निकालती हैं। स्पाइडर, अर्थवर्म गुआनिन के रूप में भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम तुम्हें बताएंगे नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा ये होता है। देखो एक बात है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सेस नहीं कहते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट तो ये भी था, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है। हाँ, अलग बात है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग यहां से बाहर निकाल देते हैं, लंग्स के रास्ते से निकाल देते हैं। इसको भी चाहो तो तुम एक्सक्रीशन कह सकते हो, कार्बोनेसियस एक्सक्रीशन कह सकते हो ना। तो हम तुम्हें बताएंगे कि आज जिस एक्सक्रीशन की बात करेंगे उसमें हम इन्हीं की बात करेंगे, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट। और ये निकलते हैं किडनी के रास्ते से, और जबकि ये निकलता है CO2 निकलती है लंग्स के रास्ते से। बात समझ में आई ना। मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट कितने हैं, ये 3 हैं। अच्छा एक बात तुमने गौर से देखी, चाहे हमारी सेल कार्बोहाइड्रेट को इस्तेमाल करे तो भी CO2 बनती है, चाहे हमारी सेल फैट को इस्तेमाल करे तो भी CO2 बनती है, H2O भी बनता है। लेकिन H2O गारंटी नहीं वेस्ट प्रोडक्ट कहलाएगा, आवश्यकता से अधिक पानी ही वेस्ट प्रोडक्ट कहलाता है, एक्सेस ऑफ वाटर। और प्रोटीन को इस्तेमाल करें तभी CO2 बनती है। इसलिए तुम्हें हमें बताओ यूनिवर्सल वेस्ट प्रोडक्ट किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं ना। तो इस तरह से हम तुम्हें बताएंगे कि ये सारी गंदगी हमारे ब्लड में बढ़ती जाएगी और इन्हीं के रिमूवल को एक्सक्रीशन कहते हैं, अर्थात पार्शियल और टोटल रिमूवल ऑफ दीज मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट इज कॉल्ड, ये कहते हैं एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हमने तुम्हें एक बात बताई थी। चलो थोड़ी सी और बात बता दें। न्यूक्लिक एसिड पता है एडेनिन और गुआनिन से बने होते हैं, साइटोसिन थायमिन से बने होते हैं, जिनको नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं। हालांकि हम तुम्हें थोड़ा एडेनिन वाली बात इसलिए बता दें कि उस पर 2-3 बार सवाल पूछे जा चुके हैं। जैसे पूछे जाए कि एडेनिन और गुआनिन हमारे शरीर से गंदगी के रूप में, किस गंदगी के रूप में निकलते हैं, तो हम तुम्हें बताएंगे जैसे हमारी सेल ने अगर एडेनिन को इस्तेमाल किया है, एडेनिन में अगर तुम भी जानते हो कि अगर शुगर जोड़ दी जाए तो इसको एडेनोसिन कहते हैं, फिर इसमें से अमोनिया निकल ली जाए तो इसको आयनोसिन कहते हैं। फिर किसी तरह तुम सारी रिएक्शन डिटेल में है नहीं तुम्हारे सिलेबस में, तो तुम चक्कर ना पड़ो ज़्यादा। तो ये बन जाता है हाइपोजैंथीन में, किस में बन जाता है, हाइपोजैंथीन में बदल जाता है, हाइपोजैंथीन में। और फिर हम तुम्हें बताएंगे कि हाइपोजैंथीन जो होता है ये बदल जाता है किसी तरह से जैंथीन में। किस एंजाइम क्या होता है वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। इसी तरह हम बताएंगे। अच्छा गुआनिन को समझाएं तो वो उसमें शुगर जुड़ी है तो उसको गुआनोसिन कहेंगे, और गुआनोसिन फिर चेंज होता है गुआनिन में, और गुआनिन जो होता है वो हम तुम्हें बताएंगे ऐसे ही चेंज हो जाता है, किसमें, जैंथीन में चेंज होता है। अब हम तुम्हें बताएंगे एंजाइम होता है जैंथीन ऑक्सीडेज। कौन सा होता है, जैंथीन ऑक्सीडेज, जिसकी वजह से ये बदल जाता है यूरिक एसिड में। किस में बदलता है, यूरिक एसिड में बदल जाता है। और यूरिक एसिड जैसे माल्टोज को पचाने वाला एंजाइम माल्टेज कहलाता है, सुक्रोज को पचाने वाला एंजाइम सुक्रेज कहलाता है, यूरिक एसिड को तोड़ने वाला एंजाइम यूरिकेज कहलाता है। और लेकिन बड़ी गजब की बात है, ये किसमें पाया जाता है, तो कहा जाता है प्रेजेंट इन ऑल नॉन प्राइमेट मैमल्स। सभी मैमल्स में होता है लेकिन मैन एप मंकी में नहीं होता है। तो मैन एप मंकी में जब नहीं होता है तो यहां से यहां तक की रिएक्शन नहीं चल पाती है। इसलिए मैन एप मंकी अर्थात प्राइमेट्स अपनी नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट न्यूक्लिक एसिड खासतौर से एडेनिन और गुआनिन के मेटाबॉलिज्म से जो गंदगी बनती है उसको यूरिक एसिड के रूप में निकालते हैं। लेकिन गाय भैंस अर्थात अदर मैमल्स में यूरिकेज पाया जाता है, जिसकी वजह से ये किसी और चीज़ में टूट जाता है जिसको कहते हैं एलेंटोइन कहते हैं। क्या कहते हैं, एलेंटोइन कहते हैं। तो अगर रैबिट पूछा जाए तो एलेंटोइन के रूप में निकालेगा, हम लोग पूछे जाए तो यूरिक एसिड के रूप में निकालेगा। और हम तो बताएंगे यूरिक एसिड जो होता है ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। ये ऐसा लगता है ब्लड में वैसे ही होता होगा जैसे बालू के क्रिस्टल्स होते हैं, और क्रिस्टल्स
होते हैं। तो अगर किसी इंसान के अंदर ये यूरिक एसिड ज़्यादा बनने लग जाए तो कभी कभी जैसे हम तुम्हें ज्वाइंट पढ़ाएं, मान लो ये कोई बोन बना दी हमने और ये दूसरी बोन बनाई, हमने तुमसे एक बात कही थी कि अगर ओखली में सिर डालोगे सिर फूट जाएगा, लेकिन हेलमेट लगा ले तो सिर नहीं फूटेगा। तो ऐसा लगता है अभी हमने ये बॉल बनाई और फिर अगर ऐसा लगता है ये हमने कोई दूसरी हड्डी अर्थात सॉकेट बनाया और फिर हमने क्या किया, यहाँ पर एक हाईलाइन कार्टिलेज की कैप लगा दी, हेलमेट लगा दिया, तो हम तुम्हें बोलेंगे अभी कि अब ज्वाइंट है तो मूवमेंट होगा तो घर्षण होगा, तो फ्रिक्शन ना हो इसके लिए भगवान ने यहाँ मोबिल ऑयल से भरा हुआ एक थैला बना दिया और इस थैला को कहते हैं साइनोवियल कैविटी, भरे लुब्रिकेंट को कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। हड्डियाँ अपनी जगह से हट न जाए, यहाँ पर छोटे छोटे भगवान ने टेप लगा दिए, इन टेप को कहते हैं बंटी और बबली। बंटी और बबली, बबली का मतलब था कि बोन से बा माने बोन और ली माने लिगामेंट, बोन को बोन से जोड़ने वाले का नाम क्या हुआ, लिगामेंट। अब जॉइंट पर मूवमेंट कराने के लिए ये अलग बात है कि भगवान इधर से मांसपेशियां अर्थात मसल्स भी बनाते हैं। तो हम तुम्हें ये बताते थे अगर हमारे अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाए तो कभी कभी अच्छा पता, चाहे यूरिक एसिड कह दो चाहे यूरेट कह दो, क्योंकि चाहे एसिड कह दो चाहे एसीटेट कह दो, बात एक ही होती है, सिर्फ हाइड्रोजन का अंतर होता है। और अगर हाइड्रोजन हटा के कोई सोडियम या पोटेशियम बना दे तब तो इसका साल्ट बन जाएगा। तो इस तरह से जब हमारे अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है तो ये सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स के रूप में यहाँ पर ऐसे इकट्ठा होने लगता है साइनोवियल फ्लूइड में। तो सोचो जैसे साइकिल का पहिया नहीं होता है जहाँ पर हम ग्रीस या मोबिल ऑयल डालते हैं, वहाँ पे बालू डाल दें तो साइकिल स्मूथ चलेगी कि फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, घर्षण बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर घर्षण बढ़ेगा और घर्षण बढ़ेगा तो सूजन हो जाएगी। कंडीशन को आर्थराइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, गाउटी आर्थराइटिस। जब स्केलेटल सिस्टम पढ़ाएंगे तो 3 प्रकार के आर्थराइटिस पढ़ाएंगे। नंबर 1 रूमेटिक या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस और गाउटी आर्थराइटिस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में केवल गाउट भी कह सकते हो ना। तो सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं। इसलिए तुमने देखा होगा जब जॉइंट पे पेन होने लगता है तो डॉक्टर साहब कहते हैं भाई नॉनवेज खाना कम कर दो, क्योंकि डीएनए मीट के अंदर होता है, सेल के अंदर होता है, तो नॉनवेज खाना कम कर दो। लेकिन सवाल ये भी पूछा जाता है अगर हम नॉनवेज पूरी तरह बंद कर दें तो क्या ये बीमारी ठीक हो जाएगी? नहीं, क्योंकि माना जाता है कि हमारे सेल के अंदर भी बहुत सारी सेल्स मरने, बॉडी के अंदर भी बहुत सारी सेल्स मरती रहती हैं, तो लगभग वहाँ से यूरिक एसिड बनता रहेगा। हाँ, एक दवाई जरूर आती है। सोचो अगर यूरिक एसिड ना बनने पाता तो शायद यहाँ जमा ना हो पाता। तो हम तुम्हें ये बताएंगे कि एंजाइम होता है ये जैंथीन ऑक्सीडेज, अगर इसकी एक्टिविटी को रोक दिया जाए तो रिएक्शन यहाँ से यहाँ तक नहीं हो पाएगी। तो ऐसी एक दवाई है जिसका नाम है एलोप्यूरिनॉल। क्या नाम है? एलोप्यूरिनॉल। वो जैंथीन ऑक्सीडेज का इनहिबिटर का काम करती है, जिससे थोड़ी गाउटी आर्थराइटिस में बीमारी में राहत मिल जाती है। बात होता है ना। हाँ, थोड़ी सी बात छूट गई थी। हम तुम्हें मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट कितने बताए थे? 3। कौन से? अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अच्छा एक बात बताएं, इनके बारे में 2 पॉइंट सुन लेते हैं। अमोनिया, यूरिया, चलो ऐसा लगता है ये है अमोनिया और हमने तुम्हें बोला कि अमोनिया और साथ ही साथ दूसरी है क्या, यूरिया, और तीसरा वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिक एसिड। और हम तुम्हें बताएं इनके सारे पॉइंट याद रखने का एक ही तरीका है कि ऐसे याद रखो। तो हमने तुमसे कहा कि ये जो इसमें 2 ही पॉइंट याद रखो, ये हाईली वाटर सॉल्युबल होती है। कैसी होती है? हाईली वाटर सॉल्युबल होती है। और देखो गैस है, एक कमरे में गैस छोड़ दें और एक कमरे में जहरीला पानी छोड़ दें और एक कमरे में जहरीला पत्थर रख दें, तो बताओ सबसे ज़्यादा नुकसान कौन करेगा? गैस, क्योंकि डिफ्यूज होकर सबकी नाक तक आसानी से पहुँच जाएगी। तो वैसे ये गैस है तो ये हमारे प्रत्येक बॉडी सेल में आसानी तक पहुँच जाएगी, इसलिए ये सबसे खतरनाक होती है, अर्थात हाईली टॉक्सिक होती है। कैसी होती है? बहुत ही जहरीली होती है। और ये शरबत के रूप में पेशाब हम लोग करते हैं शरबत रूप में, तो इस तरह से बताएंगे ये थोड़ा सा मॉडरेटली वाटर सॉल्युबल होता है और मॉडरेटली टॉक्सिक होती है। और ये हमारे ब्लड में वैसे ही होता है जैसे बालू में क्रिस्टल अर्थात पत्थर के रूप में। तो हमने कहा था इसलिए कहा जाता है कि लीस्ट वाटर सॉल्युबल होता है और एंड लीस्ट टॉक्सिक भी होता है। लीस्ट टॉक्सिक इसलिए सबसे कम जहरीला होता है। इनके ऐसे निशान लगा दें, ये सबसे खतरनाक है और ये उससे ज़्यादा सबसे महा खतरनाक है। ठीक है ना। इस तरह से हमने तुम्हें बात बताई। तो अब तुम सारे बातें समझ गए। जैसे ये ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको निकालने के लिए अत्यधिक पानी की आवश्यकता होगी ना, और इसको निकालने के लिए कम पानी की आवश्यकता होगी और इसको निकालने के लिए ना के बराबर पानी की आवश्यकता होती है। तुमने कभी कौवा की पोटी देखी हो, चिड़िया की पोटी देखी, या सोचो छोड़ो तो टूथपेस्ट देखा हो कोई व्हाइट कलर का, तो ऐसे ही कौवा की पोटी देखी हो, काली काली जलेबी जैसी होती है, वो तो उसका फीकल मैटर होता है, लेकिन उसके ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद कुछ टपकता है वो उसका एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको गुआनो कहते हैं ना।
तो इस तरह से हम कहेंगे वो सेमी सॉलिड पेस्ट के रूप में निकलते हैं, इसलिए उस गंदगी को निकालने में लीस्ट वाटर चाहिए। ये शरबत के रूप में निकलती है, पेशाब नाम के शरबत के रूप में ठीक ठीक पानी चाहिए, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। बता दो इस गंदगी को बाहर निकले। अमोनिया तुम जानते हो कि पानी में घोल दें तो हाइड्रोजन आयन चिपक जाएंगे, नतीजा अमोनियम आयन। तो ये अमोनियम आयन के रूप में निकलती है डायरेक्ट बॉडी सरफेस से। जैसे मछलियां अगर गिल्स से सांस लेती है तो O2 CO2 का एक्सचेंज तो कर ही लेती है, यहीं से अमोनियम आयन भी बाहर निकल जाएंगे। मतलब इसको बाहर निकालने में कोई किडनी का कोई खास रोल नहीं होता है। और तुम जानते हो कि पेशाब तो किडनी में ही बनती, तो इनका और इनके दोनों निकालने में किडनी का रोल हो सकता है। क्यों? अमोनिया जो एक्सक्रीट करते हैं क्या कहते थे? अमोनोटिलिक। यहाँ क्या कहते थे? यूरियोटिलिक। यहाँ क्या कहते थे? यूरिकोटिलिक। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी एनिमल कोई अमोनोटिलिक है, यूरियो है, यूरिक है, हम तुमसे बोलेंगे कि इनमें सबसे ज़्यादा शरीर में जल की बचत कौन कराता है? यूरिक एसिड, क्योंकि पेस्ट के रूप में निकलता है, उससे थोड़ा ज़्यादा पानी चाहिए या बहुत पानी चाहिए। तो यूरियोटिलिक होना या यूरिकोटिलिक होना वाटर कंजर्वेशन को दर्शाता है, शरीर में जल संरक्षण कराता है। हाँ, दोनों में से एक आंसर लगाना पड़े तो ये सबसे ज़्यादा यूरिकोटिलिक सबसे ज़्यादा जल संरक्षण कराती है। अच्छा देखिए एग्जाम्पल कि कौन होता है अमोनोटिलिक। तो अमोनिया को बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, इसका मतलब अमोनोटिलिक वही हो सकते हैं जिनके पास पानी की कोई कमी नहीं होती है, या कह दो जो 24 घंटा पानी में रहते हैं, स्पेशली नदी तालाब के पानी रहते हैं। तो जितने फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादातर ऐसे ही टिलिक होते हैं, फ्रेश वाटर एनिमल्स ऐसे ही होते हैं ना। इसके बाद हम तुम्हें बताएंगे ऐसे ही होते मोस्ट फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं, चाहे वो बोनीफिश हो, चाहे वो मेढक का टैडपोल ही क्यों ना हो, चाहे एक्वाटिक इंसेक्ट भी क्यों ना हो। इसमें कौन से होते हैं? तो इसमें हम तुम्हें बताएंगे एडल्ट एम्फीबियंस ऐसे ही होते हैं, और साथ ही साथ आल मैमल्स स्तनधारी भी ऐसे ही होते हैं। और ये वो होते हैं जिनके पास पानी, वो 24 घंटा पानी में नहीं रहते हैं, लेकिन इनके लिए पानी कोई दुर्लभ चीज़ भी नहीं है, जब चाहे तो पानी के पास भी चले जा सकते हैं। जैसे तुमने एडल्ट मेढक को देखा हो तो वो जो है पानी में नहीं रहता है, वो तालाब के इर्द गिर्द रहता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है पानी में डुबकी लगा लेता है। इसी तरह हम लोग हैं, पानी में डूब नहीं रहते हैं, लेकिन जब भी प्यास लगती है बोतल उठा के पानी पी लेते हैं। तो इनके लिए पानी कोई असंभव सी चीज़ नहीं है, इसलिए ऐसे यूरियोटिलिक होते हैं। जो 24 घंटा पानी में रहेंगे वो अमोनोटिलिक होते हैं। जैसे मेढक का टैडपोल होता है लार्वा, वो प्योर एक्वेटिक होता है तो वो अमोनोटिलिक होगा। एडल्ट फ्रॉग जो होता है ये टिलिक होगा, यूरियोटिलिक। और यूरिकोटिलिक वो लोग होते हैं जो पानी की पहुंच से बहुत दूर रहते हैं। दूर ऊपर कहाँ? आसमान में, अर्थात बर्ड आसमान में उड़ती है, इंसेक्ट आसमान में उड़ते हैं, या कैसे तो पानी की पहुंच से बहुत दूर मतलब रेगिस्तान में रहते हैं। तो जो सैंड लिजर्ड वगैरह होती हैं, जो रेगिस्तानी होते हैं, वो जो है पानी की बहुत बचत करते हैं, इसलिए वो यूरिकोटिलिक होते हैं ना। अच्छा सो बताओ, रेगिस्तान का जहाज किसको कहते हैं? कैमल को कहते हैं। कौन सा टिलिक होना चाहिए? यूरिकोटिलिक? नहीं, हम पहले लिखा था आल मैमल्स। मत भूलना कि ऊंट रेगिस्तान में जरूर रहता है, लेकिन वो मैमल है, और मैमल कभी यूरिकोटिलिक नहीं होते हैं। तो ऊंट बाकायदा पेशाब करता है, ये अलग बात है, उसकी यूरिन हाईली कंसंट्रेटेड होती है, वो बात की बात है। तो इस तरह से हमने तुम्हें बताया था कि कौन सा ऑर्गन। चलो अच्छा थोड़ा सा ये थोड़ी सी मछलियों की बात फिर से कर दें। मछलियाँ पानी में ही तो रहती हैं। मान लो हमने तुमसे एक बात बताई थी कि ये है गंगा जी। कौन सा है? ये है बालू पहाड़, और यहीं से निकली गंगा जी। और गंगा जी का पानी तुम समझते होगे कैसा होता है? नदी, तालाब, झील, झरना, इन सब का पानी जो होता है फ्रेश वाटर होता है। फ्रेश वाटर अलग चीज़ होती है, ड्रिंकिंग वाटर अलग चीज़ होती है, ठीक है। ये सब फ्रेश वाटर होता है क्योंकि इसमें नमक की मात्रा बहुत कम होती है। हम समझाने के लिए कहें कि इसकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है लेस देन 50 मिली ऑस्मोल प्रति लीटर होती है, ठीक है। और जो समुद्र का पानी होता है ये बहुत खारा होता है, इसमें बहुत नमक होता है, इसकी सांद्रता होती है 1000 मिली ऑस्मोल के हिसाब से। अब सोचो, तो फिर हमने तुमसे बोला कि मान लो ये कोई पानी वाला जानवर है, चलो कोई हमने मछली ही बना ली, ठीक है। तो मछली जब बनाई तो हम तुमसे ये कहेंगे उसके शरीर में भी फ्लूइड होता है, जैसे हमारे अंदर ब्लड होता है, और इसकी बॉडी फ्लूइड जो होता है वो 200 से 300 मिली ऑस्मोल सांद्रता वाला बताया जाता है, यानी कि इसका बॉडी फ्लूइड थोड़ा कंसंट्रेटेड है आसपास के पानी की तुलना में। तो हम तुम्हें बताएंगे जो गाढ़ी चीज़ें होती हैं वो पतले वाले में से पानी एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो इनके पास पानी कमी नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी फ्रेश वाटर, जब तुम एनसीईआरटी में फ्रॉग पढ़ोगे वहाँ पर मेढक भी नदी तालाब में रहता है, तो कोई भी फ्रेश वाटर जीवन में पानी नहीं पीता है, क्योंकि पानी पीने की क्या आवश्यकता है? उनके शरीर में ऑलरेडी बॉडी वाल से बहुत सारा पानी घुसता रहता है। बल्कि इनको कहो कि जल्दी जल्दी पानी बाहर निकालने की आवश्यकता है, वरना शरीर फट जाएगा। तो जब इनको फालतू का पानी निकालना ही है तो क्यों ना इसमें अमोनिया घोल दिया जाए। इसलिए कहा जाता है फ्रेश वाटर एनिमल्स
अमोनोटिलिक होते हैं। अब भाई बात आई नदी तालाब झील झरना की, तो हम तुमसे बताएं कि मान लो यहाँ पर कोई मछली है, जैसे जो कार्टिलेजिनस फिश होती है ना, शार्क का नाम सुना है क्या, वो ऐसे ही पाई जाती है, यहाँ पाई जाती है। तो हम तुम्हें बताएं इनका शरीर मान लो 300 मिली ऑस्मोल कंसंट्रेशन वाला है भी, तो पानी बाहर बहुत गाढ़ा है, इनकी बॉडी फ्लूइड की तुलना में वाटर हाइपरटोनिक होता है। जो गाढ़े होते हैं वो उसमें से पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो इनके पास ऑलरेडी पानी की कमी होती है, तो ये पानी को बचाने की कोशिश करेंगे। तो भगवान से इन्होंने पूछा कि प्रभु तुम हमारा बॉडी फ्लूइड थोड़ा कंसंट्रेट कर दो, क्योंकि ग्रेडियंट जितना कम होगा हमें मुसीबत उतनी कम होगी। भगवान से इन्होंने कहा होगा प्रभु हमारा थोड़ा बॉडी फ्लूइड की सांद्रता बढ़ा दो, तो भगवान ने इनको कहा जाओ तुम भी दूधिया की तरह बढ़ा लो जाके। दूधिया की तरह हमने खुद देखा कि दूधिया पानी मिलाते हैं, लेकिन उसको गाढ़ा बनाने के लिए ऊपर से यूरिया खाद डाल देते हैं, यूरिया खाद। तो ये मछली समझ गई कि हमको प्रभु इशारा कर रहे हैं कि तुम यूरिया खाद घोल लो अपने ब्लड में, तो ये गाढ़ा हो जाएगा। लेकिन घोलेगी कहाँ से, कि फैक्ट्री में थोड़ी खरीद लाएगी, जब शरीर में बनेगी तभी तो ये घोल पाएगी। इसलिए हम तुम्हें बताएं कि ये अपने ब्लड को हाइपरटोनिक कंसंट्रेट बनाती है यूरिया घोलकर, और आवश्यकता से अधिक जो यूरिया होती है उसको बाहर निकाल देती हैं। तो कुछ समझ पाए कि जो मरीन वाटर फिश होती हैं, जो कार्टिलेजिनस फिश होती है, वो कैसी हुई, यूरियोटिलिक होती है। कभी कभी ऐसे भी सवाल पूछा जाता है कि वो कौन सी फिश होती है जिनकी किडनी में यूरिया एब्जॉर्बिंग सेगमेंट होता है, इन्हीं में होता है, बात समझते ना। अच्छा, यहाँ पर समुद्र में बोनी फिश भी हो सकती है। बोनी फिश जब भी बनाई जाती है उनका मुंह हमेशा सामने को बनाया जाता है, टर्मिनल माउथ के चक्कर में उनको टीलियोस्टोमी कहते हैं, जबकि कार्टिलेजिनस फिश का माउथ नीचे होता है, वेंट्रल माउथ होता है। तो हमने कहा था यही बोनी फिश, जो मेरीन बोनी फिश होती हैं, ये अपनी गंदगी को किस रूप में निकालती हैं, टीएमओ ट्राई मेथिल अमीन ऑक्साइड के रूप में निकालती हैं, जबकि फ्रेश वाटर फिश हमेशा अमोनोटिलिक होती है। समझ पाए ना। तो इस तरह से हमने तुम्हें सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बता दिए कि कौन कौन से हो सकते हैं। अब बात बताने जा रहे हैं कि निकलते बाहर कैसे है, ठीक है ना, इनका कैसे एलिमिनेशन होता है। तो तुम्हें बताएं, जब तुमने जैसे फाइलम पोरीफेरा पढ़ा होगा, पोरीफेरा में कौन आता था, स्पंजेज आते थे। तो हमने तुम्हें बताया था कि स्पंजेज तो पानी में रहते हैं। एक तुम्हें ल्यूकोसोलिनिया का नाम याद आया हो, और ल्यूकोसोलिनिया का नाम याद आया हो तो तुमने ये देखा था कि उसका शरीर हाईली पोरस होता था, शरीर में छेद होते थे, उनको ऑस्टिया कहते थे, यहीं से पानी अंदर आ जाता था। और इसी पानी में, और साथ ही साथ हम तुम्हें बताएं तो अंदर भी पानी भरा, बाहर भी पानी भरा, और कह सकते हो चाहे बाहर की बॉडी सेल हो मतलब पेनाइकोडर्म, और चाहे अंदर की बॉडी सेल्स हो मतलब क्वानोसाइट्स, और सेल को पूरी लेयर को क्वानोडर्म कहते हैं, एक सेल को क्वानोसाइट कहते हैं। तो अमीबा की तरह यहाँ प्रत्येक बॉडी सेल डायरेक्ट अपने एनवायरनमेंट के संपर्क में है। तो नतीजा जैसे अमोनिया में अमीबा ऐसे ही करता है, डायरेक्ट CO2 को बाहर निकाल देता है, डायरेक्ट अमोनिया को बाहर निकाल देता है, डायरेक्ट बाहर से ऑक्सीजन ले लेता है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि स्पंजेस भले मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन हाईली पोरस बॉडी के चक्कर में प्रत्येक, चाहे आउटर सरफेस को चाहे इनर सरफेस को, प्रत्येक बॉडी सेल डायरेक्ट अपने एनवायरनमेंट अर्थात पानी के संपर्क में होती है। इसलिए इंटायर बॉडी सरफेस से ये गैसेस एक्सचेंज एज वेल एज एक्सक्रीशन कर लेते हैं ना, तो इनमें कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होती है। इसके बाद इसी तरह बात आई सिलेंट्रेटा की, जिसमें हम लोग हाइड्रा पढ़ते हैं। हाइड्रा भी पानी में ही रहता है। और तुम्हें ध्यान हो कि हाइड्रा का शरीर ऐसा होता था, ये तो है माउथ, और साथ ही है हाइपोस्टोम, और फिर हमने तुम्हें बताया था गैस्ट्रिक रीजन होता है, और नीचे स्टाक रीजन होता था, यहीं पर हॉलो टेंटाकल्स पाए जाते थे। अब हाइड्रा के शरीर में भी बीच में जेली लाइक लेयर बताते थे, जिसका नाम तो मिजोग्लिया। अब बाहर की तरफ तमाम सेल्स होती थी, जिन सेल्स को पूरी लेयर को एपिडर्मिस कहते थे। अंदर भी तमाम सेल्स होती थी, जिसको गैस्ट्रोडर्मिस कहते थे, पूरी लेयर को गैस्ट्रोडर्मिस कहते थे। अब चूंकि पानी में रहता है तो भले हाइड्रा भी मल्टी सेलुलर तो है, लेकिन चाहे आउटर सरफेस की सेल हो और चाहे इनर सरफेस की सेल हो, प्रत्येक बॉडी सेल डायरेक्ट पानी के संपर्क में होती है। नतीजा पानी में डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड घोल छोड़ देती है, पानी में डायरेक्ट अमोनिया छोड़ देती है, पानी में घुली हुई अवस्था में डायरेक्ट ऑक्सीजन ले लेती है। इसलिए कहा जाता है कि पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा जो होते हैं, इनमें कोई गंदगी रेस्पिरेशन मतलब गैसेस एक्सचेंज एज वेल एज इसके लिए एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। इंटायर बॉडी सरफेस से ये कर लेते हैं ना। फिर बात आई प्लेटीहेल्मिन्थीज की। प्लेटीहेल्मिन्थीज में तुमने टीनिया सोलियम का नाम सुना होगा, फैसोला हेपेटिका का भी तो नाम सुना होगा। तो चलो हम टीनिया पे थोड़ा कठिन लगेगा, फैसोला पर बता दें। फैसोला जैसे तुमने कभी देखा हो तो बिल्कुल हमको ऐसे साक्षात देख लो, हम ऊपर चौड़े हैं, नीचे सकरे हैं, और बीच में ये हमारी मुंडी निकली है। तो फैसोला जो होता है वो भी ऐसा ही होता है, नीचे की तरफ सकरा होता है, ऊपर की तरफ चौड़ा होता है, और पोस्टीरियर एंड पर एक छेद भी होता है। क्या है अभी बताएंगे। बीचों बीच में उभार निकलता है, मतलब सेफेलॉन माने खोपड़ी होता है, सिर होता है, तो इसको कहते ही है सेफेलिक लोब, और जो हमारे सेफेलॉन का ही माउथ होता है। तो यहाँ वैसे तो ये तुम जानते हो एसिलोमेट होते हैं, मतलब बॉडी वाले इंटरनल ऑर्गन के बीच में कोई रिक्त स्थान कैविटी सिलोम नहीं होती है। तो फिर हम तुम्हें बताएंगे यहाँ पर ये माउथ होता है, और माउथ के
बाद इसकी बक्कल चेंबर शुरू होती है, बक्कल चेंबर के बाद फेरिंग्स होती है, क्या लेना देना, और इसके बाद ईसोफेगस होती है, आगे चल के इसकी ईसोफेगस ऐसे दो भागों में बढ़ जाती है। लेकिन हम तुम्हें ऐसे बताएंगे कि ये इनको कहते हैं इंटेस्टाइन, दो भुजाएं होती है इसलिए इनको इंटेस्टाइनल लिम्ब कहते हैं, डिस्टली क्लोज होती है इसलिए कहा जाता है कि जो ये छेद होता है, ओपनिंग होती है, ये इसका मलद्वार नहीं होता है, एनस नहीं होता, कुछ और होता है। क्या होता है हम तुम्हें बताने जा रहे हैं। तुम ऐसा करो, एक मार्केट से अंगूर का गुच्छा खरीद लो, वो वाला अंगूर जो प्लास्टिक होता है, खोखला चाबी की छल्ला में लगाते हैं, और इसके शरीर में पीछे से ऐसे धसा दो, तो ऐसा लगता है कि ये तो धस गया अंगूर का डंठल हो गया, अंगूर के गुच्छे का मुख्य डंठल हो गया, और हो सकता है इस पर तमाम सारी ऐसे ब्रांचें निकली हो। चलो हमने ऐसे तमाम सारी ब्रांचेज बना दी, हो सकता है ब्रांचेज के ऊपर ऐसे फिर ब्रांचेज निकली हो, चलो हमने फिर ब्रांचेज बना दी, और फिर अंत में ऐसा होता होगा कि एक एक यहाँ पर अंगूर लगा होता होगा। तो ये हमने बना दिया, एक अंगूर बना दिया, पता तुम्हें। और तो होता क्या है, ये एक अंगूर कर बना दिया। ये अंगूर कुछ नहीं है, एक प्रकार की सेल है। अब सेल तो सेल, अर्थात ऐसा लगता है हमने सबसे पहले ऐसे बाहर सेल मेम्ब्रेन बनाई, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, सब कुछ बनाए, वो प्रत्येक सेल आरएनए जो एक एनिमल सेल में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन और इस सेल का नाम था क्या नाम था, इसका नाम था बल्ब सेल। क्या नाम था, बल्ब सेल। चाहे इसको बल्ब सेल कहो, चाहे इसको सोलिनोसाइट कहो, चाहे इसको फ्लैम सेल कहो, अभी बताएंगे। प्रोटोनेफ्रिडिया को तो भगवान, ये सिंपल सी एक सेल थी, लेकिन इससे स्पेशल काम करवाना था, भगवान ने इसका रूप बदल दिया। क्या किया भगवान ने, इधर से मुट्ठी धसा दी, जब मुट्ठी धसाई होगी तो ये सेल कुछ कुछ ऐसी बन गई होगी ना। तो हमने कहा था तो, और बड़ी खास बात होती है, इसमें खूब सारे बेसल ग्रेन्यूल्स होते हैं जहाँ से खूब सारे फ्लैजला निकलते हैं। अब ये फ्लैजला और बेसल ग्रेन्यूल्स यहाँ आ गए होंगे ना। इसके बाद अभी भगवान को मजा नहीं आया, मुट्ठी थोड़ी और धसा दी तो ये चीज़ थोड़ी और गहरी हो गई। तो कुल मिला के हम फाइनल डायग्राम बना दें कि ऐसा लगता है ये सेल सकल सूरत में ऐसी हो गई होगी ना। ये आ गए बेसल ग्रेन्यूल्स, उनसे निकले फ्लैजला, और यहीं पर होगा न्यूक्लियस, यही माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सब कुछ। और फिर ये जो माउथ सा बन गया है, तो ये जो डंठल सा है ये इसी से जोड़ दिया गया, ऐसे ना, ऐसे जोड़ दिया गया। इस पूरी कहानी में भगवान को पता था, तो चलो हम थोड़ा ऐसे ही बना दें। अब इसको डबल मेम्ब्रेन वाला बना दें, तो एक तो मेम्ब्रेन ये अंदर वाली हो गई, एक बाहर वाली हो गई, ऐसा कुछ कुछ डायग्राम हो गया। और ये बना दिया अंदर को फ्लैजला। अब तुम मान लो, सोचो शरीर की इस सेल में मान लो मेटाबॉलिज्म के दौरान कोई गंदगी बनी, तो वो गंदगी तो सबसे पहले यहाँ आएगी, पैरेन्काइमा में आएगी, और पैरेन्काइमा को क्रॉस से होती हुई आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी, फिर साइटोप्लाज्म में आएगी, फिर इनर मेम्ब्रेन क्रॉस करेगी, तब ल्यूमेन में आएगी, तब जाके यहाँ से निकलेगी। तो भगवान ने सोचा कि अगर इस आउटर सरफेस का सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाए तो गंदगी एब्जॉर्ब करना आसान हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, बाद में इसमें आउटर सरफेस में तमाम सारे ऐसे पाउच निकाल दिए। तुम इन पाउच का नाम मत याद करना, वैसे इनको डायवर्टिकुला कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, डायवर्टिकुला कहते हैं, डायवर्टिकुला कहते हैं। अब जो डायग्राम बना है ये साक्षात प्रोटोनेफ्रिडिया का डायग्राम है। इसको बल्ब सेल भी कहते हैं, सोलिनोसाइट कहते हैं। और जब ये फ्लैजला ऐसे फड़फड़ाते हैं, जो कि गंदगी को आगे पुश करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे जंगल में आग लग गई हो, कोई ज्वाला, कोई फ्लेम फड़फड़ा रही हो, तो इसलिए इनका नाम फ्लेम सेल भी होता है। बात समझते ना। और फ्लेम सेल बता तुम्हें सिर्फ प्लेटी हेलमेंट में ही नहीं पाई जाती हैं, ये हम तुम्हें अभी दिखाएंगे सेफेलोकार्डेट्स में भी पाई जाती हैं, जिनमें आता है एम्फिऑक्सस आता है, पता तुम्हें। और साथ ही साथ अब तुम नहीं तो अभी बता रहे, पहले पढ़ाया था पोरीफेरा, फिर पढ़ाया था सिलेंड्रेटा, फिर बता रहे थे प्लेटीहेलमिन्थेज, फिर बताने जा रहे हैं एस्केलमेंथेज, या उसको निमेटोडा कह दो, एस्केलमेंथेज या निमेटोडा। हम तुम्हें बताएंगे कि अब एक प्रोटोनेफ्रिडिया, एक और फाइलम भी होता है रोटीफेरा, अब नहीं पढ़ाया जाता। पहले टोटल 31 फाइलम होते थे। वन होता था, एक होता था यूनिसेलर का, अर्थात जिसमें अमीबा पढ़ते थे, बाकी 30 होते थे मल्टीसेलर के। तो हमें जब पढ़ाया जाता था तो इसी एस्केलमेंथेज अर्थात निमेटोडा से जस्ट पहले एक फाइलम पढ़ाया था, तो रोटीफेरा, जिसके एनिमल्स को व्हील एनिमल्क्यूल कहते थे। व्हील जैसे नहीं व्हील पाउडर आता, बासिंग पाउडर, व्हील एनिमल्क्यूल कहते थे, उनमें भी पाया जाता था, रोटीफर्स में भी पाया जाता था ना। अब बात आई एस्केरिस में, निमेटोडा में, तो हम तुम्हें बताएंगे कि एस्केरिस कुछ नहीं होता है। एस्केरिस की बॉडी का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो भी सिंगल सेल का बना होता है। चलो ये हमने एक सेल बना दी, उसमें न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम सब कुछ बना दिया, ठीक है। और इस सेल का नाम कौन बताएगा? इस सेल का नाम होता है, इस बड़ी सी सेल का नाम होता है, जायंट सेल का नाम होता है रेड सेल। लेकिन भगवान को इससे गंदगी निकलवानी थी, मतलब स्पेशल फंक्शन करवाना था, भगवान ने इसका रूप बदल दिया। क्या किया, यहाँ पे पकड़ के ऐसे खींच दिया इसमें एक ऐसे फिंगर लाइक प्रोसेस निकला है, भगवान ने यहाँ पकड़ खींच दिया, एक फिंगर लाइक प्रोसेस निकला है, यहाँ पर भी पकड़ खींच दिया, निकल आया, हम पकड़ खींच दिया, एक सिंगम। तो पूरा का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम अंग्रेजी के एच के आकार का दिखता है, लेकिन बना एक ही सेल का होता है। सेल का नाम क्या होता है? रेनेट सेल। थोड़ा सुंदर बना दे क्या?
तो ऐसा लगता है एक ये लंबी सी भुजा हो गई, एक ये लंबी सी भुजा हो गई, और दोनों भुजाएं इस जगह द्वारा जुड़ी होगी। तुम देखो किसी चीज़ की लंबाई बढ़ाओगे तो चौड़ाई घटानी पड़ेगी। तो हमने तुमसे कहा था ये ऐसे हमने बना दी, ये बेड़ी बेड़ी सेल्स बना दी, ट्यूब्स बना दी ऐसे, एक यहाँ पर बना दी, चलो दो ही बना लें ऐसे ना, ये बना दी आपस में ऐसे बना दी। और जो तो ये वाली होती है। अब इस तरह की एक कैनाल्स तुम ऐसा करो कि इसी एस्केरिस के शरीर में ऐसे उठा के अंदर धंसा दो। तो ये वाली पाइप मान लो इधर आ गई लेफ्ट साइड में, ये वाली पाइप बॉडी की राइट साइड में आ गई, और ये वाली पाइप बेड़े बेड़े हो गए। इन तो जो लंबी लंबी बनाई इनको लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल कहते हैं। बेड़ी बेड़ी बनाई हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स एक्सक्रीटरी कैनाल कहते हैं। इसी ट्रांसवर्स एक्सक्रीटरी कैनाल से एक पाइप और निकलता है जो बॉडी के माउथ से 2 मिलीमीटर पीछे वेंट्रल साइड में अर्थात नीचे साइड में आके खुलता है एक्सक्रीटरी पोर द्वारा। तो इस तरह से हम तुम्हें बोलेंगे कि एस्केरिस में जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम बना होता है रेनिड सेल का। लेकिन पता तुम्हें शरीर में अगर कहीं भी गंदगी बनती है तो वो गंदगी जैसे मान लो यहाँ से निकल के पहले सीरोसिलोमिक फ्लूइड में आएगी, अब वो गंदगी एब्जॉर्ब करेंगी ज़्यादातर लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल। तो 2 सवाल पूछे जाते हैं कि एस्केरिस की चीफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या है, तो कहोगे लेटरल लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल। लेकिन किस सेल का बना होता है, तो कहोगे रेनिड सेल या इसका बना होता है। निमेटोडा के बाद हम लोग फाइलम कौन सा पढ़ते हैं, एनिलिडा पढ़ते हैं। और एनिलिडा जो होता है जिसमें अर्थवर्म पढ़ते थे, अर्थवर्म में तुमने सुना होगा नेफ्रीडिया पाई जाती है। नेफ्रीडिया कोई नई चीज़ नहीं होती है, बता तुम्हें बड़ा सा पाइप ही होती है। जरा एक बना के दिखा दे, जैसे तुमने देखो एक लंबा सा पाइप हो, और हम लोगों में भी ऐसे ही होता है। भगवान ने सोचा था कि इस पाइप में ब्लड डालेंगे तो छनेगा, गंदगी छन के बाहर निकाल दिया करेंगे, लेकिन फैल जाएगा। तो इधर से भगवान ने उंगली धंसा दी हम लोगों में, तो उंगली धंसाने से क्या हुआ, ये जो है ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर बन गई, जिसको हम लोग अपने में बोमेन कैप्सूल कहते हैं। बस बिल्कुल ऐसे ही होता है इसमें भी। यहाँ पर ऐसा लगता है एक हमने दोना जैसे समोसा खाया हो, ऐसे दोना लिया और उसके नीचे बिल्कुल इसकी तरह समझो कि ऐसे कोई दोना जैसा ले लिया, और ऐसे ही होता है। इसका ये अपर लिप कहलाता है, ये लोअर लिप कहलाता है, और इसमें पीछे छेद कर दें, वहाँ से पाइप जोड़ दें। तो हम पाइप ऐसे बनाएंगे तो हमें यहाँ, तो इसको कहते हैं नेफ्रिडियोस्टोम, और यहाँ पर ऐसे पाइप बनाना चाहिए। लेकिन 2 लाइन से बनाने में डायग्राम थोड़ा कठिन लगने लगता है, ठीक है। तो हम एक ही लाइन से बनाएंगे। इस लाइन को तुम खोखला मान लेना कि ये पाइप है, और ये पाइप बड़ा लंबा था, तो भगवान ने सोचा क्यों ना इसको कॉइल कर दिया जाए। बहुत लंबा है, अभी भी लंबाई खत्म नहीं हुई। भगवान ने सोचा एक राउंड और लगा देते हैं ऐसे, लेकिन इसकी लंबाई अभी भी खत्म नहीं हो रही थी। तो भगवान ने सोचा कि एक राउंड चलो और ऐसे लगा देते हैं, और भगवान ने ऐसे सोचा, फिर अब बहुत हो गया तो फिलहाल करके इसको बाहर करते हैं। तो इस तरह से हमने तुमसे बोला एक नेफ्रीडिया होती है। ये अलग बात है कि जब पढ़ाएंगे अर्थवर्म तब बताएंगे इसको नेफ्रिडियोस्टोम कहते हैं, एनसीईआरटी बताएंगे नेफ्रोस्टोम कहती है। नेफ्रोस्टोम नहीं करना चाहिए क्योंकि नेफ्रोस माने किडनी होता है, तो किडनी के माउथ को नेफ्रोस्टोम करना चाहिए, इसको नेफ्रीडिया का माउथ था नेफ्रिडियोस्टोम करना चाहिए। फिर छोटा सा स्ट्रेट पार्ट होता है, इसको तो हम लोग नेक कहते हैं, बाकी का पूरा शरीर बॉडी कहलाता है, उसमें इसको स्ट्रेट लिम्ब और इसको ट्विस्टेड लिम्ब कहा जाता है ना, अंत में डक्ट को टर्मिनल डक्ट कहते हैं। इस तरह से हमने तुम्हें बताया कि एस्केरिस अर्थवर्म में नेफ्रीडिया होते हैं एनिलिड्स में। इसके बाद एनिलिडा के बाद हम लोग पढ़ते कौन सा, आर्थ्रोपोडा फाइलम पढ़ते हैं। अब एनसीईआरटी कहती है मालपिगियन ट्यूल द्वारा होता है, गलत कहती है, क्योंकि जब आर्थ्रोपोडा फाइलम पढ़ो तो पहले जमाने में हमें 3 सब फाइलम पढ़ाए जाते थे। नंबर 1 ट्राइलोबाइटा, नंबर 2 चेलिसरेटा, और नंबर 3 मैंडीबुलेटा। चेलिसरेटा और नंबर 3 मैंडीबुलेटा। और हम तुम्हें बताएं कि हमें ये पढ़ाए, ये तो सारे एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए, तो मत पढ़ो। लेकिन इसमें हमें 3 क्लास पढ़ाए जाते थे। नंबर 1 मीरोस्टोमा, नंबर 2 अरेक्निडा, और नंबर 3 पेंटापोडा। हालांकि पेंटापोडा मत चक्कर पड़ा। मीरोस्टोम में किंग क्रैब आता था, किंग क्रैब। अरे भाई लिविंग फॉसिल कहलाता है किंग क्रैब, केकड़ा को कहते हैं, पानी में रहता है। और अरेक्निडा में स्पाइडर और अर्थवर्म पाई जाती थी। तो हमको ये पढ़ाया जाता था कि स्पाइडर और अर्थवर्म में गंदगी को बाहर निकालने के लिए कॉक्सल ग्लैंड होती है। जब हमें मैंडीबुलेटा पढ़ाया जाता था, 6 क्लास पढ़ाए जाते। नंबर 1 क्रस्टेशिया पढ़ाया जाता था, नंबर 2 इंसेक्टा पढ़ाया जाता था, नंबर 3 डिप्लोपोडा, नंबर 4 काइलोपोडा, नंबर 5 सिम्फाइला, नंबर 6 पारोपोडा। ऐसे हमें 6 पढ़ाए जाते थे। हालांकि ये तुम्हारे सिलेबस में है नहीं। तो जब हम तुम्हें क्रस्टेशियंस पढ़ाते थे तो इसमें बताते थे प्राण आती है। कौन आती है? प्राण आती है। प्राण, और प्राण जो होती है पानी में पाई जाती है। और इसमें थोड़ा सा बता दें, अब हम प्राण का डायग्राम तो नहीं बना पाएंगे, ऐसी काकरोच का ही बना दे रहे, ठीक है। मान लो यही है प्राण, तो हम तुम्हें बताएंगे कि इसके शरीर में क्या होता है। ऐसा होता होगा प्राण का शरीर, मान लो ये नकली है, काकरोच से संबंधित बना दिया। और तुम जानते हो काकरोच में यहाँ
यहाँ एंटीनी पाए जाते हैं, ऐसे एंटीनी पाए जाते थे, यहाँ पर ऐसे 2 जोड़ी एंटीनी पाए जाते हैं। जो छोटे वाले एंटीनी होते हैं, इन्हीं के बेस पर गंदगी को बाहर निकालने के लिए कोई स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम ग्रीन ग्लैंड या एंटीनल ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीनल ग्लैंड। किसमें पाई जाती है? क्रस्टेशियंस में। लेकिन जो एनसीईआरटी ने फाइलम आर्थ्रोपोडा को डिस्क्राइब किया है वो बेसिकली इंसेक्टा को डिस्क्राइब किया है। क्लास इंसेक्टा पर आधारित सारे कैरेक्टरिस्टिक लिख डाले। इंसेक्टा में जब हम लोग काकरोच पढ़ते हैं तो हम तुम्हें बताते हैं कि मान लो ये है काकरोच, और ये काकरोच है, मान लो ये उसका अभी हम थोरैक्स बना रहे हैं, फिर हम तुम्हें उसका एब्डोमेन बना रहे हैं, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि यहीं कर इसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी होगा। मान लो ऐसे माउथ होगा, पक्कल चेम्बर होगा, फिर फायरिंग्स होगी, फायरिंग्स के बाद ईसोफेगस होगी, ईसोफेगस के बाद हम तुम्हें बताएंगे स्टमक, क्रॉप होगा, और क्रॉप ऐसे बड़ा सा हो जाता है ना। क्रॉप के बाद जो है हम तुम्हें गिजार्ड बताएंगे, मटर के दाने जैसा, और गिजार्ड जो होता है ऐसे गिजार्ड होगा, और गिजार्ड के बाद हम तुम्हें बताएंगे गिजार्ड कभी कभी अपने ही ऊपर ऐसे फोल्ड कर जाता है, तो इस तरह से तो बन जाता है स्टोमोडियल वाल्व। और साथ ही साथ स्टोमोडियल वाल्व के बाद फिर जो कुछ शुरू होता है वो मिडगट कहलाता है, मिडगट कहलाता है। मिडगट और हाइंडगट में थोड़ा सा डायमीटर का अंतर होता है, लेकिन बहुत स्पष्ट समझ नहीं आता है। ऐसे माना जाता है कि हाइंडगट थोड़ी सी चौड़ी होती है, और हम बताएं फिर अंत में रेक्टम, और रेक्टम के बाद मलद्वार होता है, एनस होता है। खैर, जहां मिडगट हाइंडगट का जंक्शन होता है, यहीं पर हम बताएंगे कि 100 से लेकर 150 तक येलो कलर के फिंगर लाइक ऐसे प्रोसेस पाए जाते हैं, और इन्हीं प्रोसेस का नाम होता है मैल्पिगियन ट्यूब्यूल। क्या नाम होता है? मैल्पिगियन ट्यूब्यूल होता है इनका, ठीक है ना। तो मैल्पिगियन ट्यूब्यूल द्वारा एक्सक्रीशन होता है। एक्चुअली जब तो कार्बोहाइड्रेट काकरोच पढ़ाएंगे तो हम तुम्हें बताएंगे यहीं पर एक मैसिव सी स्ट्रक्चर पाई जाती है, बड़ी सी स्ट्रक्चर, उसका कोई निश्चित रूप नहीं होता, चाहे जैसी बना दो, टेढ़ी पेढ़ी, और इस मैसिव स्ट्रक्चर का नाम होता है फैट बॉडी। क्या नाम होता है? फैट बॉडी। पता है तुम्हें, जो लोग मोटे होते हैं ना उनको मोटू कहते हैं, फैटी को मोटू भी कहते हैं। मोटू अर्थात एम माने माइसीटोसाइट, माइसीटोसाइट, और ओ माने ओइनोसाइट, टी माने ट्रोफोसाइट, यू माने यूरेट सेल। मतलब इस फैट बॉडी के बनने में 4 प्रकार की सेल भाग लेती हैं। चारों प्रकार के नाम लिख दिए। अब डायरेक्ट हम चलो, ये है मान लो यूरेट सेल। होता क्या है कि शरीर की किसी सेल में मान लो गंदगी बनी, नाइट्रोजनस वेस्ट बने, तो वो पहले तो यहाँ फ्लूइड में आएंगे, हीमोलिम्फ में आएंगे, हीमोलिम्फ से वो यूरेट सेल ले लेती हैं, यूरेट सेल उसको बदल देती हैं पोटेशियम यूरेट में। किस में बदल देती है? पोटेशियम यूरेट। और ये क्रिस्टल फिर इसी में छोड़ देती हैं, हीमोलिम्फ में। हीमोलिम्फ से होते हुए ये जब यहाँ आते हैं मैल्पिगियन ट्यूब्यूल के पास, मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स की सेल्स क्या करती हैं? पोटेशियम यूरेट के क्रिस्टल्स को घसीट लेती हैं, और उसमें से पोटेशियम को वापस कर देती हैं हीमोलिम्फ में, और उसमें हाइड्रोजन जोड़ देती हैं। अब जैसे हम मान लो ये एसिटिक एसिड है, और हमने तुमसे कहा था सोडियम एसीटेट है, अब यहाँ से सोडियम हटा दें और इसकी जगह अगर हाइड्रोजन लगा दें तो अब ये क्या बन गया? एसिटिक एसिड बन गया, यूरिक एसिड बन गया। इस तरह से यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स को ये यहाँ से होते हुए हाइंडगट में छोड़ देती हैं, यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो तुमसे कहा कि इसलिए कहा जाता है काकरोच कैसा होगा? यूरिकोटिलिक होता है। कैसा होता है? तो मैल्पिगियन ट्यूब्यूल यहाँ इस्तेमाल होती है। आर्थ्रोपोडा के बाद तुम्हें फाइलम याद आया हो मोलस्का, और मोलस्का में हम तुम्हें बताएं केवर्स ऑर्गन या बोर्जनस ऑर्गन होते हैं। एकाइनोडर्मेटा की बात बताएं तो तुम्हें कभी एकाइनोडर्मेटा पढ़ाया था, तब बताया था ट्यूब फीट, जिनमें पानी भरा होता तो वहीं से गैसेस एक्सचेंज एज वेल एज एक्सक्रीशन कर लेता था। और इसके बाद हेमी कार्डेटा में तुम देख लेना। इसके बाद बात आई कार्डेटा की। कार्डेटा के 3 सब फाइलम होते हैं, नंबर 1 यूरो कार्डेटा, नंबर 2 सेफेलो कार्डेटा, नंबर अगला वर्टिब्रेटा। तो हम तुम्हें बताएंगे कि जो यूरो कार्डेट्स होते हैं उनमें न्यूरल ग्लैंड होती हैं। अभी जब प्लेटीहेल्मिन्थीज की बात की थी तब बताया था कि एम्फिऑक्सस में क्या होते हैं? प्रोटोनेफ्रिडिया ही होते हैं, से मतलब सेफेलोकार्डेट्स में, और वर्टिब्रेट्स में, रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों में चीफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर किडनी हुआ करते हैं। क्या होते हैं? किडनी हुआ करते हैं। तो हम लोगों में क्या होंगे? किडनी होते हैं। इस बात तुम्हें बताएं, जैसे हम लोगों में किडनी द्वारा यूरिया बाहर निकलती है, तुम लेकिन जानते हो जब यूरिया बाहर निकलती है तो वो क्रिस्टल के रूप में तो निकलती नहीं, यूरिया खाद के रूप में तो निकलती नहीं, शरबत के रूप में निकलती है। नतीजा हमारे शरीर से फालतू का पानी और नमक भी निकल जाता है। अच्छा, एक बात बताओ कि किसी भी शरबत में से, किसी भी सॉल्यूशन में से पानी निकाल लो तो सॉल्यूशन कंसंट्रेट हो जाएगा, या नमक मिला दो तो कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम गंदगी को बाहर निकालते हैं तो जरूरत का वाटर और मिनरल्स भी नमक बाहर निकल जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन रेगुलेट हो जाता है। और रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। तो हम तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि जिस जानवर का जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑर्गन होता है वही उसका ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन भी होता है। लेकिन जैसे पूछा जाए कि किडनी का प्राइमरी फंक्शन क्या है, तब तो एक्सक्रीशन ही कहा जाएगा, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट ही कहा जाएगा। लेकिन हाँ, वो हमारे शरीर की, हमारी ब्लड की सांद्रता भी मेंटेन कर लेते हैं, तो सेकेंडरी फंक्शन कहलाएगा ऑस्मो रेगुलेशन। बस प्रोटोनेफ्रिडिया के लिए उल्टा होता है, उनका प्राइमरी फंक्शन कहलाता है क्या? ऑस्मो रेगुलेशन, और सेकेंडरी होता है एक्सक्रीशन। तो थोड़ा पानी पी ले, फिर हम आगे बात करें। ठीक है भाई, हम लोग अब पढ़ेंगे
एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। और तुम्हें पता है कि हम लोग तो वर्टिब्रेट हैं, जो इनवर्टिब्रेट्स होते थे उनकी ज़्यादातर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक होती है, चाहे मैलपिगियन ट्यूब देखी हो तुमने और चाहे तुमने वो देखी हो नेफ्रिडिया देखी हो, लेकिन हम लोगों में तो किडनी पाए जाते हैं। देखें ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से अंग आते हैं, तो हम तुम्हें बताएंगे कि चलो ये तो हमारा सिर हो गया और ये हमारी हो गई गर्दन, और गर्दन के बाद हमने कहा कि ये एब्डोमेन हो गया। एब्डोमेन के भी दो पार्ट होते हैं, ऊपर वाला थोरैक्स, नीचे वाला ट्रंक के दो पार्ट होते हैं, ऊपर वाला थोरैक्स, नीचे वाला एब्डोमेन होता है। और हम तुम्हें बताएंगे कि यहीं पर हमारा कहीं हार्ट वर्ट होता है और बीचों बीच हमने मान ली बैकबोन, क्या मान ली, रीढ़ हड्डी। तो इसी रीढ़ हड्डी के दाईं और बाईं तरफ हम लोगों में ऐसे सेम के बीज के आकार के, या कह सकते हो हॉर्स शू शेप्ड ऐसी कोई स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। यही हमारे अंदर चीफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होती हैं और इनका नाम होता है किडनी। क्या नाम होता है, तो ये तो हो गए हमारे अंदर किडनी। और फिर पेयर्ड होते हैं और इन्हीं किडनी से फिर ऐसे यूरिन को बाहर लाने के लिए एक एक पाइप निकलते हैं, और ये जो पाइप बना रहे हैं इनको कहते हैं यूरेटर। यूरेटर जो होते हैं वो किसी थैला में जाके खुलते हैं जिसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से जो पाइप को यूरिन को बाहर ले जाता है तो उसका नाम होता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा अनपेयर्ड होता है, यूरिनरी ब्लैडर अनपेयर्ड होता है, मगर यूरेटर पेयर्ड होते, किडनी भी पेयर्ड होते, ठीक है ना। हम तुम्हें बताएंगे कि जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ये गुब्बारे की तरह इसकी दीवार में खिंचाव सहन करने की शक्ति होती है, अर्थात हम तुम्हें बताएंगे इसमें ट्रांजिशनल इपीथीलियम पाई जाती है, स्ट्रेचेबल इपीथीलियम पाई जाती है, ठीक है ना। फिर एक और बात होता है कि जो यूरेटर आके ब्लैडर में खुलती हैं तो बताते हैं इनके दरवाजे पर कोई वाल्व नहीं होता है, तो अगर हम उल्टे सिर के बल खड़े हो जाएं तब भी यूरिनरी ब्लैडर का यूरिन कभी किडनी में वापस इसलिए नहीं आता है कि इनके यहाँ जो खुलते हैं सीधे सीधे नहीं खुलते, इससे तिरछी ओपनिंग होती है, ऑब्लिक ओपनिंग होती है। क्यों, ये यूरेथ्रा है, यहाँ इसका भी दरवाजा है, तीनों को अगर मिला दिया जाए तो तीनों ओपनिंग्स को मिला दिया जाए तो ऐसा लगता है कोई त्रिकोण बन जाता है, ट्राइगन बन जाता है। तो एक बार सवाल पूछा गया था ट्राइगन किस अंग में पाया जाता है, ब्लैडर में पाया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है, ठीक है ना। तो फिर याद रखो कि ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आता है। नंबर 1 पेयर्ड किडनी होते हैं, नंबर 2 पेयर्ड यूरेटर, नंबर 3 यूरिनरी ब्लैडर और नंबर 4 यूरेथ्रा। हम लोग एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ेंगे। चलो हम सबसे पहले तुम्हें किडनी के बारे में ही बताने जा रहे हैं। तुम्हें ध्यान है यहीं से जो है हमारा हार्ट होगा, अब वो ब्लड पंप करेगा, ब्लड को पूरे शरीर में ले जाएगा, कौन, एओर्टा। लेकिन हम तुम्हें बताएंगे एओर्टा में तुम्हें बता ही चुके असेंडिंग एओर्टा क्या होती है, डिसेंडिंग एओर्टा क्या होती है। और फिर इस तरह से हम तुम्हें बताएंगे कि मान लो ये किडनी है, किडनी इसको यहाँ से ब्लड जाया करेगा, तो हम तुम्हें पहले किडनी के बारे में बता दें। किडनी जिनको नेफ्रॉस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, किडनी कह दो, चाहे नेफ्रॉस कह दो, चाहे रेनीज कह दो, यहीं से बनाया गया शब्द रीनल। तो बताते हैं किडनी जो होते हैं रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं या पिंक कलर के, सारे अंग लाल भूरे रंग के ही होते हैं, रेडिश ब्राउन कलर्ड होते हैं, बीन शेप्ड अर्थात सेम के बीज के आकार होते हैं, हमारे एब्डोमेन में बैकबोन के राइट और लेफ्ट दोनों तरफ पाए जाते हैं, ठीक है ना। और प्रत्येक किडनी का जो, चूंकि ये है शरीर की मध्य रेखा, ये है दाएं और बाएं, तो जो आउटर अर्थात लेटरल सरफेस होते हैं किडनी के वो कॉन्वेक्स होते हैं, जो मध्य रेखा की तरफ मीडियल सरफेस होता है वो कॉन्केव होता है। मीडियल सरफेस पर एक हल्का सा गड्ढा भी पाया जाता है, उस गड्ढे को कहते हैं हाइलम या हाइलस। इसी जगह से किडनी में जो होता है ब्लड ले जाने वाली अर्थात रीनल आर्टरी यहीं से अंदर जाती है, वापस ब्लड लाने वाली अर्थात रीनल वेन जो होती है यहीं से बाहर आती है। हम तुम्हें बताते हैं प्रत्येक अंग से 5 चीज़ें जरूर जुड़ी होती हैं। नंबर 1 ग्लूकोज और ऑक्सीजन देने जाने के लिए प्रत्येक अंग में एक आर्टरी जरूर होती है, वहाँ से CO2 ब्लड वापस लाने के लिए वेन जरूर होती है, दर्द वगैरह की सूचना लाने के लिए बिजली का तार अर्थात नर्व फाइबर नर्व जरूर होती है, और वहाँ से एक्सेस फ्लूइड को हटाने के लिए लिम्फेटिक्स जरूर होती है। लेकिन अगर किसी इस अंग में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे यहाँ यूरिन बनती है, तो उस प्रोडक्ट को बाहर लाने के लिए एक एक्स्ट्रा पाइप भी होता है जिसका नाम यूरेटर होता है। तो ये जो शैलो पिट होता था इसको तो हाइलम या हाइलस कहा जाता था। ये हाइलम हर जगह लागू होता है, ये लंग्स में भी हाइलम या हाइलस हो सकता है, ये किडनी में भी हो सकता है, ओवरी में भी हो सकता है। तो ये तो पैसेज का काम करता है, यहीं से सारी चीजें अंदर या बाहर आती जाती है ना। इस तरह से हमने तुम्हें किडनी के बारे में बताया। फिर से बताओ, रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं, बीन शेप्ड होते हैं, और किडनी जो होते हैं कहा जाता है रेट्रोपेरिटोनियल होते हैं। होते तो एब्डोमेन में है, लेकिन तुम हमारा पेट फाड़ के देख लो तो तुम्हें किडनी ढूंढते रह जाओगे, मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो पीठ की दीवार में धसे होते हैं। तभी तुमने देखा होगा जिसको किडनी पेन होता है, रीनल स्टोन हो जाता है, वो इधर कहता है, ये नहीं कहता डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है, कहता है डॉक्टर साहब ये पसली के पास रिब में पीठ में की दीवार में दर्द होता है। चलो हम तुम्हें अच्छा यहाँ से काट दिखाएं, तो ऐसा लगता है हमने ये तो बैकबोन बना दी। ये बैकबोन में सबसे पहले हमने अभी वर्टेब्री बनाई है, और फिर ऐसे लगता है उसके ऊपर ये कोई धनुष लगा दिया, न्यूरल आर्च कहते हैं ना, उसमें ये बड़े बड़े प्रोसेस बना दिए। जो बड़े बड़े प्रोसेस होते हैं इनको ट्रांसवर्स प्रोसेस कहते हैं। पीछे न्यूरल स्पाइन बनाया। अब हमने तुमसे कहा कि तुम्हें हम क्या बनाने जा रहे थे,
तो फिर गड़बड़ हो गया। तो पीठ यहाँ से बीच से काट के दिखा रहे थे, तो बीच से काट के दिखा रहे तो ऐसा लगता था ये है मेरी बॉडी वाल। क्या है ये? बॉडी वाल है मान लो। और पीठ इधर है तो यहीं बैकबोन भी होगी, रीढ़ की हड्डी होगी। चलो हमने थोड़ी सी बना दी ऐसे। और फिर हम तुम्हें ये बता रहे थे कि यहाँ पर चूंकि हमारे अंदर मसल्स होती हैं तो ये मसल्स की दीवार है, ऊपर अलग बात है कि स्किन भी चिपकी होती है। तो पता हम लोग यूसिलोमेट हैं, अर्थात बॉडी कैविटी पर अंदर साइड से पेरिटोनियम की कवरिंग भी होती है। चलो हमने पेरिटोनियम की कवरिंग भी बना दी लाल रंग से ना, ये ऐसे पेरिटोनियम की कवरिंग होती है। तो किडनीज होते हैं यहाँ सीलोम में नहीं पाए जाते, बताते पेरिटोनियम के पीछे पाए जाते हैं, अर्थात यहाँ कहीं होते हैं। ये है एक किडनी दाईं तरफ, एक किडनी है बाईं तरफ ना। तो बिहाइंड द पेरिटोनियम होने के चक्कर में इसको रेट्रोपेरिटोनियल कहा जाता है। इसीलिए एक सवाल पूछा गया था कि किडनी के चारों तरफ, क्योंकि हम तुमसे इतनी बार कहते हैं जो अंग यहाँ सीलोम के अंदर पाया जाता है उसके चारों तरफ हमेशा पेरिटोनियम की कवरिंग होती है, मगर किडनी तो सीलोम में नहीं है, ये उसके पीछे है। इसलिए कहा जाता है कि किडनी का सिर्फ ये वाला जो सर्फेस है, अर्थात जो वेंट्रल सर्फेस है, इस पर पेरिटोनियम चिपकी हो सकती है, लेकिन डॉर्सल साइड में पेरिटोनियम की कवरिंग नहीं होती है। और हम तो बताएं किडनी जब पीठ की दीवार में होते हैं, कई बार इस दोस्त या टीचर पीठ में घूसा मार देते, फिर भी तुमने देखा किडनी फूटते नहीं है। क्यों नहीं फूटते हैं? क्योंकि जो लास्ट पेयर की दो रिब होती है, अर्थात 11th और 12th, जिनको फ्लोटिंग रिब कहा जाता है, वो किडनी को ऊपर से ढके रहती है, प्रोटेक्शन देने का काम करती है। ठीक है ना? तो इस तरह से हमारी किडनी होती है। चलो हम तुम्हें काट के दिखाएं किडनी अंदर कैसा होता है। तो काट के अगर दिखाएं तो किडनी कहलाते हैं सॉलिड मास ऑफ नेफ्रॉन। क्या कहलाते हैं? नेफ्रॉन, सॉलिड मास ऑफ नेफ्रॉन। हम तुमसे इतनी बार कह चुके हैं कि अगर किसी ठोस अंग को देखना है तो तुम पका तरबूज काट के देख लो। जैसे ये तरबूज होता है तो हम तुम्हें बताएं तरबूज में सबसे बाहर छिलका होता है, तो हम तुम्हें बताएंगे हमारे किडनी के ऊपर भी सबसे बाहर एक कवरिंग होती है। चूंकि सीलोम में होता तब तो ये कवरिंग पेरिटोनियम की बनी होती है, लेकिन जो अंग सीलोम में नहीं होता है उसके चारों तरफ हमेशा कवरिंग कोलेजन या इलास्टिन फाइबर की बनी होती है, मतलब फाइब्रस कवरिंग होती है। इसको कहते हैं रीनल कैप्सूल। और कैप्सूल का काम ही होता है सुरक्षा देना। जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं धूल मिट्टी बैक्टीरिया से सुरक्षा के लिए, तो इस तरह से रीनल कैप्सूल होता है। अब अंदर भरा है ग्राउंड मैट्रिक्स, ग्राउंड मैट्रिक्स, ग्राउंड मैट्रिक्स। लेकिन जब तरबूज पक जाता है तो तुम जानते हो बीच में लाल रंग का हो जाता है। तो इस तरह से हमने एक इमेजिनरी लाइन से इसके ग्राउंड मैट्रिक्स को दो भागों में बांट दिया। मिडिल लूज पोर्शन को ऐसा लगता है मेडुला कहते हैं, आउटर डेंस पोर्शन को ऐसा लगता है कॉर्टेक्स कहते हैं, लेकिन इसी कॉर्टेक्स का कुछ ग्राउंड मैट्रिक्स इसी मेडुला में अंदर धंसने लगा। चलो थोड़ा सा सही से डायग्राम बना दें तो ऐसा लगता है ये कॉर्टेक्स था, इसके ये फिंगर लाइक प्रोसेस मेडुला में धंस गया। कॉर्टेक्स था, इसके फिंगर लाइक प्रोसेस मेडुला में धंस गए। कॉर्टेक्स था, उसके फिंगर लाइक प्रोसेस ऐसे मेडुला में धंस गए। तो ये सब था मेडुला मेडुला मेडुला। और ये जो फिंगर लाइक प्रोसेस मेडुला में धंस गए इनको कॉलम्स ऑफ बर्टनी कहते हैं, क्योंकि चाहे रीनल कॉलम्स कह दो, किडनी के अंदर खंबा बन गया है। तो सवाल ये है कि धसे तो होते हैं मेडुला में, अर्थात लाल वाले ग्राउंड मैट्रिक्स में, लेकिन स्वयं बने होते किसके? काले वाले, अर्थात ग्राउंड मैट्रिक्स के, अर्थात कॉर्टेक्स के बने होते हैं, धसे होते हैं इसमें। अच्छा थोड़ा सा देखो गौर से। तो इस तरह से हमने किडनी के ग्राउंड मैट्रिक्स को दो भागों में बांट दिया। ठीक है? इन कॉलम्स ऑफ बर्टनी अर्थात रीनल कॉलम्स के चक्कर में ऐसा लगता है जो ग्राउंड मैट्रिक्स है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दे तो ऐसा लगता है यहाँ से यहाँ तक गौर से देखो तो लगता है कोई प्रिज्म बन गया हो, पिरामिड बन गया हो। तो इस तरह से जो रीनल मेडुला होता है वो छोटे छोटे पिरामिड्स में बढ़ जाता है। प्रत्येक पिरामिड के अपेक्स पर किसी चीज की ओपनिंग होती है, इसका नाम थोड़ी देर बाद बताएंगे। तो इस तरह से ये तो हमने तुम्हें अभी ग्राउंड मैट्रिक्स बताया, और यहीं से ये तो जो द मीडियल पार्ट है जो कॉन्केव होता है, और यहीं से एक पाइप निकलता है जिसका नाम यूरेटर बताया था, थोड़ा सा हम अलग से बनाए दे रहे हैं। ये मान लो ऐसे निकला यूरेटर ना, और यूरेटर जो निकलता है इसका इनिशियल पार्ट ऐसे फनल लाइक होता है, कीपनुमा, और इस इनिशियल फनल लाइक पार्ट को रीनल पेल्विस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेल्विस कहते हैं। पेल्विस शब्द ह्यूमन बॉडी में दो जगह इस्तेमाल होता है। ये इनिशियल पार्ट ऑफ यूरेटर को भी कहते हैं, और यहाँ पर जो गर्डल होती है उसको क्या कहते हैं? पेल्विक गर्डल या पेल्विस कहते हैं। इसको पेक्टोरल गर्डल कहते हैं, इसको पेल्विक गर्डल कहते हैं। हमें ऐसे याद रहता है कि कहते हैं पेक्टोरल, कितना जबरदस्त, ऐसा होता है धड़ 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 सीने में गोलियां खाएंगे, तो सीने में होती है पेक्टोरल गर्डल। और पेल्विस, इसको पढ़ो तो हवा ही निकल जाती है, पेल्विस तो हम समझ जाते हैं जहाँ से हवा निकलती है वहाँ पर हवा निकलने वाली गर्डल होती है, पेल्विस होती है ना। तो इस तरह से, लेकिन हम तो बताएंगे पेल्विस अंदर धस जाती है। अब हम बाहर ही समझा दे रहे अंदर जब ये किडनी के अंदर धस जाती है तो इस तरह से कप अलग बना दे। अच्छा, किडनी के अंदर जब धस जाती है पेल्विस तो हम तुम्हें बताएंगे अंदर धसने के बाद ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाती है। कप लाइक स्ट्रक्चर को, जैसे तुमने गुड़हल का फूल देखा, उसके लाल जो पेटल्स होते हैं उनके बाहर हरे रंग का कप लाइक स्ट्रक्चर होती है, क्या कहते हैं? कैलिक्स। तो इन कप लाइक स्ट्रक्चर को कैलिक्स ही कहा जाता है। ऐसे बना दिया हमने कप लाइक स्ट्रक्चर। गौर से देखो, प्रत्येक जो बड़ा वाला कैलिक्स होता है ये आगे चल के फिर ऐसे छोटे छोटे कैलिक्स में, 2 या 3 छोटे छोटे कैलिक्स में बदल जाता है। जैसे एक कैलिक्स ये बना दिया, दूसरा कप ये बना दिया, तीसरा कप ये बना दिया। इनको कहते हैं माइनर कैलिक्स, और जब तक यहाँ पर था तब तक इसको कहते थे मेजर कैलिक्स। अब हम तुम्हें बताएंगे जो माइनर कैलिक्स होते हैं वो प्रत्येक रीनल पिरामिड के अपेक्स को ऐसे ढके रहते हैं। रीनल पिरामिड के अपेक्स को वैसे ही ढके रहते हैं। जैसे ये तो लाल रंग से जो है इसको रीनल पिरामिड मान लो,
लो तो इसमें ये जो है ऐसे ढकी रहे ताकि इंक टपके तो इसमें हो, इसमें ही आए, माइनर कैलिक्स में आए, और इस तरह से यहाँ से पेशाब निकला करेगी तो वो माइनर कैलिक्स होती हुई, मेजर कैलिक्स होती हुई, रीनल पेल्विस होती हुई, यूरेटर्स होती हुई, ब्लैडर्स होती हुई कन्याकुमारी तक पहुंच जाएगी। तो इस तरह से हमने तुम्हें बताया था किडनी की बात। अब ये जो तो ये तो हो गई किडनी के ग्राउंड मैट्रिक्स को। इसी ग्राउंड मैट्रिक्स के अंदर 1 मिलियन यानी कि 10 लाख जो है पाइप धसे रहते हैं। पाइप धसे रहते हैं, इनको कहते हैं यूरिन बनाने वाली ट्यूब्यूल्स, मतलब यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये पाइप कुछ और नहीं होते हैं, ऐसे ही होते हैं जैसे ये एक पाइप है और हमने ऐसे बना दिया। अब भगवान ने सोचा था कि इस पाइप में इधर से ब्लड डाला करेंगे और ब्लड डाला करेंगे और ब्लड में जितनी गंदगी होगी वो छन छन के यहाँ से ऐसे सब बाहर निकल जाएगी। लेकिन भगवान जब ब्लड डालते थे फैल जाता था, तो भगवान ने क्या किया, इसमें ऐसे उंगली धसा दी। जब उंगली धसाई तो इनिशियल पार्ट जो होता है ऐसे कप लाइक हो गया था, और हम कहेंगे इसी कप लाइक पार्ट को बोमेन कैप्सूल कहते थे। अब इस तरह से लंबी सी ट्यूबुल को छोटी से किडनी में रखना था, तो भगवान ने इसको फोल्ड कर दिया। तो पहले थोड़ा सिंपल डायग्राम बना दे रहे, ये तो हो गया कप, और इसके बाद ऐसे खूब छल्ला बना दिए, ऐसे खूब छल्ला बना दिए, ठीक ना। इस तरह से हमारे अंदर यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, और जिनको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन भी कहते हैं, अर्थात कभी कभी नेफ्रॉन भी कहते हैं। चलो एक तुम्हें हम नेफ्रॉन थोड़ी सुंदर से बना के दिखाएं, तो हम तुम्हें बोलेंगे कि इधर ऐसा होता है। एक सुंदर से बना के दिखाएं तो ये तो लगता है इसका कपलाइक पार्ट है, अर्थात बोमेन कैप्सूल होता है। बोमेन कैप्सूल के बाद छोटा सा एक स्ट्रेट पार्ट भी होता है, भले एनसीईआरटी इसको नहीं मानती है। इस स्ट्रेट पार्ट को नेक कहते हैं। इसके बाद यह बलयाकार, अर्थात जिसमें लूप्स बन जाते हैं, इस तरह का पार्ट होता है। इसको चूंकि फिल्ट्रेट इधर से आएगा तो ये पहले बनता है प्रॉक्सिमल माने समीपस्थ, इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल कहते हैं। और फिर ये अंग्रेजी के यू के आकार का पार्ट होता है, इसको कहते हैं हेनले लूप कहते हैं। और हेनले लूप कहते हैं, यह हम तुम्हें बताएं कि हेयर पिन जैसा पार्ट होता है। और फिर यहाँ पर ऐसे लूप्स बन जाते हैं, जिसको ये काफी दूर होते हैं, इनको कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल कहते हैं। ये पूरा हेयर पिन लाइक पार्ट होता है, इसको जो है हेनले लूप कहते हैं। हेनले लूप पे भी चाहो तो फिल्ट्रेट जो होता है यहाँ इस भुजा में नीचे जाएगा, इसको डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं। यहाँ पर वास्तव में कर्वेचर है, इसको लूप कहते हैं। और यहाँ ऊपर जाएगा, उसको असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। असेंडिंग लिम्ब के भी 2 पार्ट कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर कम है, इसको थिन पार्ट कहते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको थिक पार्ट कहते हैं। बात होता ना, इस तरह की नेफ्रॉन होती है। हम तुम्हें चलो यहाँ बताएंगे, जो ओपनिंग थी ना, ये किसी कलेक्टिंग डक्ट की किसी होती है, डक्ट ऑफ बेलेनाई की होती है, जो अब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। एनसीईआरटी मानती है कि इस तरह की यहाँ पर तमाम सारी ऐसे ट्यूब्स आके खुलती हैं। यूरिन को कलेक्ट करने वाली इन ट्यूब्यूल्स को कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये बहुत होती है, हमने एक बनाई, और इसी में आके एक एक कलेक्टिंग डक्ट में, थोड़ा सिंपल डायग्राम बना लें, एक एक कलेक्टिंग डक्ट में इस तरह की बहुत सारी खुलती हैं रीनल, मतलब यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल, अर्थात नेफ्रॉन्स खुलती हैं। चलो हमने ऐसे बना दी। अब हम तुम्हें बताएंगे कि ऐसे तमाम एक एक कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारी रीनल ट्यूब्यूल्स खुलती हैं। लेकिन हम तुम्हें बताएं, रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं अपनी पोजीशन के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं। ऐसी रीनल ट्यूब्यूल्स जिनका बोमेन कैप्सूल किडनी सरफेस के काफी नजदीक होता है, इनको कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। और जिनका बोमेन कैप्सूल कॉर्टेक्स और मेडुला के लगभग जंक्शन पे होता है, इसलिए इनको कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। लेकिन गौर से देखो, 2 प्रकार होती है। बताते हैं, इनका जो हेनले लूप होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का छोटा होता है, और जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होती हैं इनका हेनले लूप लॉन्गर होता है। और साथ ही लेकिन गौर से देखो, चाहे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हो, जक्स्टा मेडुलरी, ये हमारे किडनी में ज्यादा होती हैं, 85% ये होती हैं, ये मात्र 15% होती है। तो मेजर टाइप की नेफ्रॉन्स कौन सी हुई? ये वाली हुई, कौन सी? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हुई। इस तरह से हम तुम्हें बताएंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। और साथ ही साथ एक और होता है कहानी, वो आप जल्दी नहीं बता पाएंगे, यहाँ पर बताते हैं बासा रेक्टा पाया जाता है, और पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क पाया जाता है, और यहाँ ब्लड वेसल्स का पैरेलल नेटवर्क होता है, जिसको कहते हैं बासा रेक्टा। इस तरह से 2 प्रकार की हमारी किडनी में पोजीशन के आधार पर 2 प्रकार की होती है रीनल ट्यूब्यूल ना। अब हम तो रीनल ट्यूब्यूल बताएंगे। रीनल ट्यूब्यूल होती है 2 प्रकार की, लेकिन हम तुम्हें ये बताने जा रहे थे कि किसी भी नेफ्रॉन को गौर से देखो तो उसका कौन सा पार्ट मेडुलम होता है। भाई यहाँ देखो, इसका हेनले लूप मेडुलम है, थोड़ा सा सही तो क्या हुआ, इसका ज्यादातर हेनले लूप मेडुलम है, लेकिन बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी सब तो कॉर्टेक्स में ही होता है। तो किसी भी नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट मेडुलम हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ हेनले लूप ही होता है। एक तो मैं बात बताएं, जैसे ये रीनल आर्टरी आई, और जब ये किडनी में अंदर आ जाती है तो कई सारी ब्रांचेज में बदल जाती है। मान लो रीनल आर्टरी आई है और किडनी के अंदर आने का ब्रांचेज बदल जाती है। चलो हम थोड़ी बहुत बना दें, 1 2 3 4 ऐसे तमाम ब्रांचेज बदल दी, और फिर बताते हैं प्रत्येक ब्रांच जो है फिर छोटी छोटी ब्रांचेज में बदल जाती है। इस तरह से फिर महीन ब्रांचेज बदल जाती है। अब ये ब्रांचेज जो होती है रीनल कॉलम से होती हुई आ जाती है कॉर्टेक्स में, ठीक है। और कॉर्टेक्स में आने के बाद फिर ऐसे 2 ब्रांचेज में बदल जाती है। हालांकि इन हॉरिजॉन्टल ब्रांचेज को आर्कुएट आर्टरी कहते हैं। पता तुम्हें, आर्टरी आगे चल के आर्टेरियोल में बदलती हैं, तो फिर ये आर्कुएट आर्टरी फिर महीन ऐसे ब्रांचेज बदल जाती हैं, जिनको कहते हैं आर्टीरियोल्स। और यही आर्टीरियोल इस बोमेन कैप्सूल के दरवाजे पर ब्लड लाने का काम करती है। क्या इसको हम यहाँ पे बना दें?
ऐसा लगता है ये है आर्टीरियोल जो यहाँ ब्लड लाया करेगी बोमेन कैप्सूल के पास, लेकिन हम तुम्हें बताएं ये ब्लड लाती है, इसको कहते हैं अफरेंट आर्टीरियोल। क्या कहते हैं? अफरेंट आर्टीरियोल कहते हैं। और फिर अंदर जाने के बाद यहाँ 50 ब्लड कैपिलरीज का, 50 पैरेलल ब्लड कैपिलरीज का, ऐसे समझो कि ये अफरेंट आर्टरी होती है। 1 2 3 4 48 49 50, ये 50 ब्रांचेज बदल गई और यही 50 ब्रांचेज दूसरी तरफ आपस में यूनाइट कर जाती हैं और फिर एक मोटी सी आर्टीरियोल बन के वापस ले आती है। तो इस तरह से पैरेलल 50 पैरेलल ब्लड कैपिलरीज का यहाँ पर जाल भरा होता है जो हम इस डायग्राम में नहीं बना सकते हैं। उस ब्लड कैपिलरीज के उस टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज को ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ये 50 ब्लड कैपिलरीज फिर से यूनाइट हो जाती हैं और फिर से एक आर्टियोल बदल के ब्लड को वापस ले जाती हैं। एग्जिट माने बाहर जाने का रास्ता होता है। इस आर्टियोल का नाम ई से शुरू होना चाहिए, इसका नाम होता है इफरेंट आर्टीरियोल ना, इसका नाम होता है इफरेंट आर्टीरियोल होता है। तो हम तुम्हें ये बताना चाहते थे, वैज्ञानिक थे जिनको फादर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते थे, उनका नाम था मार्सेलो मेलपीक। उन्होंने किडनी को काट के उन्होंने ही की मेलपिगियन ट्यूबुल को देखा था, तभी उनका नाम रखा था मेलपिगियन ट्यूबुल। उन्होंने ही हमारी स्किन की जो एपिडर्मिस होती है उसकी सबसे इनरमोस्ट लेयर देखी थी जिसका नाम तो था स्ट्रेटम मेलपिगी, और उन्होंने ही हमारे किडनी में इस तरह की स्ट्रक्चर देखी थी। हाँ, बोमेन कैप्सूल अलोंग विद टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज अलोंग विद ग्लोमेरुलस दोनों को मिला तो मेलपिगियन बॉडी कहते हैं। ये मार्सेलो मेलपिगी ने देखा था इनको सबसे पहले और अपने नाम के आधार पर रख दिया था ना। इस तरह से हमने तुम्हें एक पूरी किडनी की स्ट्रक्चर बताई कि किडनी में क्या क्या होता है, बात समझते ना, किडनी में क्या क्या होता है। और इसके बाद हम तुम्हें अब बताएंगे कि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम काम कैसे करता है ना। पूरी एनाटॉमी लगभग खत्म हो गई। एक आध पॉइंट छूट गया हो तो तुम अपना खुद से देख लेना। अब बात आई फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। तो हम तुम्हें बताने जा रहे हैं कि जब भी हम फिजियोलॉजी किसी चीज़ की पढ़ाते हैं तो यहाँ पर हम फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन पढ़ाने जा रहे हैं। तुमने ध्यान करो, अभी थोड़ी देर पहले जब लिवर वाली बात बताई थी कि जब अमीनो एसिड लिवर में आए थे तो सबसे पहले तो उनसे अमोनिया निकाली थी, डीएमिनेशन का काम किया था, फिर उस अमोनिया को किसी चक्कर में भेज दिया था जिससे वो यूरिया में बदल गया था। जैसे अभी थोड़ा चलो बना ही लेते हैं। अच्छा, जैसे मान लो ये है मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम और यहाँ से हम जानते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम द्वारा जो है लिवर में आएंगे सबसे पहले क्या, लिवर में आएंगे सबसे पहले अमीनो एसिड। मान लो ये है अमीनो एसिड और हम तुम्हें बताया था कि मान लो हमारी अब बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होनी है तो हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन की क्या आवश्यकता है, तो हम तुमसे बोलेंगे कि हमारा जब अमीनो एसिड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है तो ब्लड में क्यों भेजें, तो हमारा लिवर सोचता है क्यों ना इससे अमोनिया निकाल ली जाए और ये बदल जाएंगे किसी न किसी कीटो एसिड में। जैसे हम तुम्हें बताएं, इधर अगर ग्लूटामिक एसिड नाम का अमीनो एसिड होता तो क्रेब्स साइकिल के अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में बदल जाता है और अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड को क्रेब्स साइकिल में अगर भेज दें तो यहाँ से एनर्जी बना लेंगे और साथ ही साथ अलग बात है कि CO2 भी बनेगी और साथ ही साथ H2O भी बनेगा ना। अब अमोनिया बड़ी जहरीली गैस होती है, तो अमोनिया बड़ी जहरीली गैस होती है, अमोनिया बड़ी जहरीली गैस होती है, तो क्यों ना इसको 1,00,000 गुना कम जहरीली चीज़ में बदल दे। तो हमारा लिवर तो किसी इसको साइक्लिक प्रोसेस में भेज देता है। इस साइक्लिक प्रोसेस का नाम होता है ऑर्निथिन साइकिल, जिसके फलस्वरूप ये बदल देता है इसको यूरिया में और यूरिया में बदलकर इसको छोड़ देता है। यहाँ पर कहाँ छोड़ देता है? ब्लड में छोड़ देता है, ठीक है ना, इसको ब्लड में छोड़ देता है लिवर। अब थोड़ा सा एक असली डायग्राम भी अभी हम बना लेंगे, असली डायग्राम भी बना लें। जैसे ऐसे यहाँ बना दें असली डायग्राम। मान लो ये है ये है हमारा शरीर, ठीक है, और हम ये बता रहे थे कि थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेना, उसमें हम उसकी भी हेल्प लेंगे कि ये ब्लड आया, यहाँ से एओर्टा निकली और किडनी को ब्लड देने गई। किडनी की एक ब्रांच का नाम है, किडनी को ब्लड देने वाली का नाम क्या है? आर्टरी, रीनल आर्टरी। तो हम तुम्हें बताएंगे यहाँ ऐसा हुआ होगा। अब ये किडनी में आएगा ब्लड, खैर किडनी की बात हम बात करेंगे। ये अब हम तुम्हें अभी ये बता रहे थे कि जैसे ये आर्टरी होती है, ऐसी शरीर का गंदा ब्लड लाने के लिए हमारे अंदर पाइप होते हैं जिनको हम वेना कैवा कहते हैं। इसका नाम है इन्फीरियर वेना कैवा ना, ये इन्फीरियर वेना कैवा है। और यही हमारे कहीं होता है लिवर, ये होता है, मान लो ये लिवर होता है, ऐसे ही बना दिया, ठीक, अभी छोटा सा, और लिवर होता है। तो लिवर से जो ब्लड वापस ले जाती है उसको हेपेटिक वेन कहते हैं और वो इन्फीरियर वेना कैवा में ही जाके ऐसे खुलती है। यही कहीं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो बड़े में समझा पाएंगे, छोटे में समझा नहीं पाएंगे, तो अभी ऐसे बनाए ले रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी ये कह रहे थे कि यहाँ से स्प्लीन से और स्टमक से निकली लिनोगैस्ट्रिक वेन, फिर आई एक ड्यूडेनल वेन और फिर एक आई सुपीरियर मेजेंटिक वेन, फिर एक आई इन्फीरियर मेजेंटिक वेन, और ये सब मिलकर ब्लड को यहाँ लाती थी, ब्लड को लाती थी। उसका नाम था हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन। और लिवर से ब्लड वापस ला जाती वो सिर्फ हेपेटिक वेन कहलाती, पक्का। तो अच्छा,
यहीं कहीं किडनी होंगे, यहीं कहीं मान लो हमारे किडनी है, थोड़ा सा बना ही दे अच्छा डायग्राम, ठीक है। तो रीनल आर्टरी, तो लिवर ने क्या किया, यूरिया बनाई, और यूरिया बनाने के बाद ब्लड में छोड़ दी, ये यहाँ से होती हुई यहाँ आएगी, यहाँ से तुम जानते हो अपनी अपनी साइड के लिए लंग्स में जाएगा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी द्वारा, और पल्मोनरी आर्टरी से ये लंग्स में आया, तो ब्लड भले लंग्स को केवल CO2 निकाल पाएंगे, नतीजा ये तो ब्लड तो ऑक्सीजनेटेड तो हो जाएगा, लेकिन फिर वो यहाँ से लंग्स से यहाँ आएगा, यहाँ से होते हुए यूरिया पूरे शरीर में जाएगी। अब यहीं से निकली मान लो एक रीनल आर्टरी, वो इसको किडनी में ले जाएगी, ठीक है, यूरिया को। और हम तुम्हें बताएंगे किडनी में क्या होगा, जितनी यहाँ पर यूरिया है ब्लड में, वो छान छान के हो सकता है इधर भेज दी जाए, पेशाब के रास्ते में भेज दी जाए, तो ब्लड यूरिया लेस हो जाएगा और लगभग पूरा 100% नहीं निकलती है, और फिर ये ब्लड अच्छा ब्लड लौट के यहाँ आएगा, किसमें, इन्फीरियर वेना कैवा में आएगा। तो इस किडनी को जो ब्लड देने जाती है वो तो रीनल आर्टरी है, और जो ब्लड वापस लाती है उसको कहते हैं रीनल वेन। तो तुमसे हम ये बताना चाहते हैं, सवाल ऐसे ही पूछा जाता है कि शरीर में मैक्सिमम यूरिया कंसंट्रेशन कहाँ होता है, तो चूंकि यूरिया तो इस लिवर की फैक्ट्री में बनती है, इसलिए इसमें मैक्सिमम यूरिया कंसंट्रेशन होता है हेपेटिक वेन में, या लीस्ट यूरिया कंसंट्रेशन, सबसे कम यूरिया कहाँ होती है, तो चूंकि यूरिया यहाँ से निकल के पेशाब के रास्ते से बाहर जा चुकी है, तो ये जो ब्लड लौट के आता है इसमें सबसे कम यूरिया होती है, लीस्ट यूरिया कंसंट्रेशन होता है किसमें इसमें होता है रीनल वेन में होता है, और मैक्सिमम होता है हेपेटिक वेन में होता है। फिर हम तुम्हें बताएं कि जो लिवर होता है ये डीएमिनेशन का काम, अर्थात अमीनो एसिड में से अमोनिया निकालने का काम तो अदर बॉडी सेल भी कर लेती हैं, लेकिन हम तुम्हें बताएं कि इस ऑर्निथिन साइकिल अर्थात अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम केवल और केवल लिवर ही कर पाता है। क्यों ऐसा होता है अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे। तो इस तरह से सवाल तुमसे पूछा जाएगा कि अगर किसी इंसान का लिवर खराब हो जाए तो क्या होगा, तो कहोगे ब्लड में अमोनिया की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि यूरिया तो बन ही नहीं पाएगा, लिवर ही खराब हो गया, और डीएमिनेशन का काम अदर बॉडी सेल भी कर सकती है। लेकिन अगर सवाल ये पूछा जाए कि अगर किसी का किडनी खराब हो गया तो इससे क्या होगा, किडनी अपना काम मतलब नहीं कर रहा, मतलब ब्लड को छान नहीं रहा, तो जितनी भी यूरिया आएगी सब वापस चली जाएगी, नतीजा ब्लड में किसकी मात्रा बढ़ेगी, यूरिया की, और ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है इसको यूरेमिया कहते हैं। ये हम तब पढ़ाएंगे जब तुम्हें हम हीमोडायलिसिस वाली बात करेंगे, समझते हो ना। इस तरह से हमने तुम्हें बताना चाह रहे थे कि जो कुछ ये किडनी में होता है जहां पेशाब बनती है तो ये अलग पहलू है, और जो कुछ काम लिवर में होता है ये दूसरा पहलू है। इसीलिए हमने पढ़ाने की सुविधा के लिए फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन को 2 भागों में बांट दिया है। नंबर 1 हम तुम्हें बताएंगे बायोकेमिकल एस्पेक्ट, क्या बायोकेमिकल एस्पेक्ट, अर्थात इसमें बायोलॉजी के अंदर रिएक्शन चलेंगी, और दूसरी तरफ हमने कह दिया मैकेनिकल एस्पेक्ट, अर्थात यहाँ कोई रिएक्शन नहीं हुआ करेगी, जैसे नहीं चाय छानना कोई रिएक्शन नहीं होती है। बायोकेमिकल एस्पेक्ट जो होता है हम तुम्हें बताएंगे कहाँ चला करेगा, लिवर में चलता है, और यहाँ पर हम तुम्हें 2 काम पढ़ाएंगे। नंबर 1 तो पढ़ाएंगे डीएमिनेशन का काम, अर्थात डीएमिनेशन का काम, और दूसरा हम पढ़ाएंगे यूरिया सिंथेसिस का काम। और यूरिया सिंथेसिस कैसे होती है, जिस साइक्लिक प्रोसेस से होती है उसका नाम होता है ऑर्निथीन साइकिल। क्या नाम था, ऑर्निथीन साइकिल। इस तरह से हम तब जाके यूरिया बनाएंगे, और फिर जब हम किडनी में ये यूरिया बन के यहाँ से होते हुए जब किडनी में आएगी तो वहाँ पर पेशाब बनेगी, यूरिया छनेगी तब बनेगा। तो जो मैकेनिकल एस्पेक्ट है वो हम तुम्हें बताएंगे किडनी में चलता है। कहाँ चलता है, किडनी में चलता है, और इसका मेन उद्देश्य होता है पेशाब बनाना, यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन जो होता है 3 स्टेप द्वारा हुआ करेगा, जो हम तुम्हें भविष्य में बताएंगे। कौन कौन से 3 स्टेप, पहले तो ब्लड को छानेंगे, इसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, चाहे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कह दो और चाहे इसको कह दो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। फिर हम तुम्हें दिखाएंगे दूसरा स्टेप्स जिसका नाम होगा सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा पढ़ाएंगे ट्यूबुलर सिक्रीशन, तब जाके पेशाब बन पाया करेगी। ठीक है, तो आज हम लोग जो है ये बायोकेमिकल एस्पेक्ट निपटाए दे रहे हैं। इसमें हम 2 काम पढ़ाएंगे। सबसे पहले पढ़ाएंगे डीएमिनेशन। क्या होता है डीएमिनेशन, अरे भाई डीई जिसकी स्पेलिंग लगा दो उसका नाम होता है रिमूवल। तो डीएमिनेशन का मतलब होता है, अभी बता रहे, डीएमिनेशन का मतलब क्या होता है हम तुम्हें बताएंगे कि डीएमिनेशन 2 प्रकार का होता है। एक होता है पानी की मदद से अर्थात हाइड्रोलिटिक डीएमिनेशन, और एक होता है ऑक्सीजन की मदद से ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। चलो हम पहले पानी वाला पढ़ाई दे रहे हैं। मान लो ये है कोई अमीनो एसिड, किसको कहते हैं अमीनो एसिड, तो बताते हैं कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लिखो, कोई भी ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड लिखो, और जो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन होता है उसको क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन को H2 लिखा था, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एक H इधर एक H इधर। तो कहते हैं कोई भी अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखो और उसके अल्फा कार्बन पर एक हाइड्रोजन हटाओ, उसकी जगह अमीनो
अमीनो ग्रुप लगाओ, बने कंपाउंड को अमीनो एसिड कहते हैं। ठीक है, अब हम तुम्हें ऐसी तो अब वही वाला लिख ले रहे सरल वाला। तो ऐसे हम मान लो ये हमने लिख दिया अमीनो एसिड ना, अमीनो एसिड लिख दिया। अब हम तुम्हें दिखाने जा रहे हैं पानी की मदद से कैसे अमोनिया निकलती है। जब पानी की मदद से हम लोग अमोनिया निकालते हैं तो सबसे पहले तो क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल के बाहर आती है। ये हाइड्रोजन निकल के बाहर आती है, चूंकि ये सारा खेल लिवर सेल के अंदर होता है। और हम तुम्हें बताएंगे लिवर सेल के अंदर ऐसे तमाम ट्रक होते हैं, अर्थात जैसे ट्रक के ऊपर लिखा होता है गुड्स कैरियर, वैसे यहाँ होते हैं हाइड्रोजन कैरियर, मालवाहक ट्रक होते हैं इसे। और यहाँ पर एक जो ट्रक इस्तेमाल होगा उसका नाम होगा FAD, इसी को लोड करेगा अपने ऊपर हाइड्रोजन, तब इसका नाम बन जाया करेगा FAD2H। तो इस तरह से यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलते हैं इनको ये FAD अपने ऊपर लोड कर लेगा और ये बन जाएगा FAD2H में। फिर हमने कहा था कोई जिसके ऊपर 2 हाइड्रोजन रख दोगे, जिसके ऊपर 200 किलोग्राम का बोझा रख दो, उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, टेंग हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, FAD2H रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस कोई होना नहीं चाहता है तो ये अपनी टोपी किसी और के ऊपर कर देता है, ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये खुद तो इसी में बदल जाता है। और जो भी इसके पास 2 हाइड्रोजन थे वो ये ऑक्सीजन को दे देता है, ऑक्सीजन बन जाती है किसमें, H2O2 में। केमिस्ट्री में कहते हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है फफोले डाल सकता है। तो सोचो अगर लिवर के अंदर हाइड्रोजन परऑक्साइड बन गया तो ये लिवर सड़ा डालेगा। तो इस खतरनाक चीज को कम खतरनाक चीज में काट डालना बहुत जरूरी है। भाई पानी थोड़ी फफोले डाल देता है, काट डालना बहुत जरूरी है। इसके लिए काट डालने वाला एंजाइम चाहिए, अर्थात कैटलेज चाहिए, जो हमारी लिवर सेल्स में पाया जाता है। अब जो हाइड्रोजन तो निकल गया, जो कुछ बचा है उसको लिख दो RC_NHCOOH, इसको अमीनो एसिड कहते हैं। अब जरूरत पड़ेगी पानी की। पानी का फार्मूला क्या होता है, H2O। तो हमने तुम्हें बताया H2O। अब यहाँ से साफ देखो ये बाहर निकल जाएगी, क्या अमोनिया बाहर निकल जाएगी, और जो कुछ बचा है उसको जोड़ दो RC_O, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दिया, और COOH। इस तरह से जिसके फार्मूला में CO ग्रुप आता है वो बताते हैं कीटो एसिड होते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये था अमीनो एसिड, इसके फार्मूला अमीनो ग्रुप लगा था। तो इस तरह से डीएमिनेशन माने होता है रिमूवल ऑफ अमोनिया फ्रॉम अमीनो एसिड, या फिर कह सकते हो डीएमिनेशन वो प्रोसेस होता है जिससे हम अमीनो ग्रुप को अमीनो एसिड को कीटो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। या कह सकते हो डीएमिनेशन वो प्रोसेस होता है जिससे कार्बोक्सिल ग्रुप अलग हो जाता है, अमीनो ग्रुप अलग हो जाता है ना। तो इस तरह से एक तो पानी की मदद से किया जा सकता है डीएमिनेशन, लेकिन अगर ऑक्सीजन की मदद वाला बताएं तो बहुत ही आसान है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ये है मान लो R और CH, और हमने कहा था CH और COOH, और साथ ही साथ ये है NH2। अब हमने तुम्हें कहा ऑक्सीजन की मदद से, ऑक्सीजन का फार्मूला क्या होता है O2, लेकिन तुम जानते हो कीटो एसिड बनाने के लिए तो मात्र एक ऑक्सीजन एटम चाहिए, और ऑक्सीजन जब तक गैस होती है हमेशा O2 लिखी जाती है। तो एक एटम चाहिए तो हाफ O2 लिख सकते हो, हाफ O2 लिख दिया। अब हमें साफ नजर आने लगता है कि यहाँ से ये निकल गई बाहर क्या, अमोनिया। जो कुछ बचा है उसको जोड़ दो तो ये बन गया कोई क्या बन गया, इस तरह से कीटो एसिड बन गया। तो हम इस तरह से 2 तरह से अमोनिया निकाल सकते हैं। इसको हल्के मत लेना ये रिएक्शन, तुम ये मत सोचना एनसीईआरटी में नहीं दिया और गंगवार सर पढ़ा रहा है, सब कुछ दिया है। जब तुम मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पढ़ोगे, स्पेशली उसमें जब फेट ऑफ अमोनिया पढ़ोगे ना, मिनरल नाइट्रोजन साइकिल वाले में, तब तुम यही रिएक्शन पढ़ोगे, बस वहाँ उल्टी दी है। क्योंकि वहाँ अमोनिया का क्या किस्मत है, अमोनिया का क्या भाग है, अमोनिया आगे चल के किस में बदल सकती है, तो वहाँ ऐसी रिएक्शन पढ़ाई जाएगी। और आज हम अमोनिया निकाल दिखा रहे हैं, बिल्कुल हूबहू देखना गौर से, यही रिएक्शन दी है जहाँ पर फेट ऑफ अमोनिया पढ़ाया गया नाइट्रोजन साइकिल में, ठीक है ना। तो इस तरह से डीएमिनेशन का काम हो गया। अब तुम जानते हो कि जो अमोनिया बनी बड़ी जहरीली है, हमारा लिवर इसको 1,00,000 गुना कम जहरीली चीज में बदलेगा ना, तो किस साइक्लिक प्रोसेस द्वारा, ऑर्निथीन साइकिल द्वारा। तो हम तुम्हें बना दें, अच्छा देखो ये जो लिवर होता है, वैसे तो हम तुम्हें बताएं कि शरीर की ज़्यादातर सेल्स ओवल या स्फेरिकल होती हैं, लेकिन एक लिवर सेल को थोड़ा बड़ा करके बनाए तो ये जो होती है हेक्सागोनल होती है। लिवर सेल कैसी होती है, हेक्सागोनल होती हैं। अब जब सेल है तो अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म सब कुछ होगा। और यहीं पर तो हुआ था, मान लो ये अमीनो एसिड थे, इसी को तो कीटो एसिड में बदला था, तो यहीं पर तो निकली थी अमोनिया। क्या निकली थी, अमोनिया। और तुम जानते हो प्रत्येक सेल में मेटाबॉलिज्म के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती रहती है, ठीक ना। तो हम तुम्हें बताएं इस सेल है तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया भी हो गई। माइटोकॉन्ड्रिया तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है, कोई बात नहीं। तो फिर हम तुम्हें ये बता रहे थे अब सबसे तुम भी जानते हो कि अमोनिया अगर पानी में घुल जाए तो अमोनिया रहेगी कि अमोनियम आयन में बदल जाएगी, अमोनियम आयन में बदल जाती है। सबसे पहले क्या होता है,
ये अमोनियम आयन और कार्बन डाइऑक्साइड आती हैं अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आ जाती हैं, ठीक है, और फिर ये आपस में जुड़ जाती हैं, रिएक्शन कर जाती हैं, बन जाता है कार्बामोइल फास्फेट। जगह कम है इसलिए हम पूरा नहीं लिखेंगे, कार्बामोइल फास्फेट। चलो कार्बा शब्द कार्बन डाइऑक्साइड से समझ में आ गया, मोइल शब्द अमोनियम से समझ आ गया, फास्फेट कहाँ से आ गया? तो माइटोकॉन्ड्रिया तो तुम जानते हो पावर हाउस है, इसके पास खूब सारे एटीपी है, तो नतीजा ये एमपी में बदल जाता है, इसके फास्फेट इस्तेमाल हो जाते हैं, जिससे बन जाता है कार्बामोइल फास्फेट। हम तो एक बात बताते हैं कि जब अमोनिया को इस कार्बन डाइऑक्साइड से ही चोंच लड़ानी थी तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मरने क्यों गई? यही कर लेती है। बायोलॉजी की जो रिएक्शन जहां होती है, इसका मतलब उस रिएक्शन से संबंधित एंजाइम वहां पाया जाता है। एक्चुअली यहां पर एक एंजाइम इस्तेमाल होता है जिसका नाम है कार्बामोइल फास्फेट सिंथेटेज। क्या नाम होता है? कार्बामोइल फास्फेट सिंथेटेज। ये सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही पाया जाता है। यही वजह है कि यूरिया सिंथेसिस कोई अदर बॉडी ऑर्गन नहीं कर पाते। अब हम तुम्हें बताएंगे कार्बामोइल फास्फेट जो होता है, यहाँ पर एक अमीनो एसिड पाया जाता है जिसका नाम है, क्या नाम है? जिसका नाम है ऑर्निथीन। क्या नाम है? जगह कम है, थोड़ा सा लिख दिया, ऑर्निथीन। ये ऑर्निथीन नाम के अमीनो एसिड से कार्बामोइल फास्फेट जुड़ जाता है, जिससे कोई प्रोडक्ट बन जाता है जिसका नाम है सिट्रुलिन। अब हम तुम्हें बताएं, हम जब भी जानबूझ के लिखते हैं तो सिट्रुलिन आधा अंदर लिखते हैं, सिट्रुलिन और आधा बाहर लिखते हैं, ये दर्शाने के लिए कि बनता तो अंदर है लेकिन ये बाहर आ जाता है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की देखो आउटर मेम्ब्रेन तो प्रत्येक चीज के लिए परमेबल होती है, क्योंकि उसमें पोरेंस नाम की प्रोटीन हुआ करती थी, लेकिन बाई चांस की बात है कि सिट्रुलिन के लिए इनर मेम्ब्रेन भी परमेबल है, और तो इससे सिट्रुलिन बाहर आ जाता है। अच्छा, सिट्रुलिन बाहर आ जाता है। तुम एक बात बताएं कि तुमने अगर कभी अमोनिया सुना हो, अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, और NH3, ये NH3 हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? चलो एक और लिख दें, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, दो ये है, एक ये, और कार्बन डाइऑक्साइड फार्मूला होता है O+C+O। अब तुम जरा सोच के देखो कि यहाँ से जब अमोनिया से हम यूरिया बनाते हैं तो यहाँ से पानी तो बाहर निकल जाता है, जो कुछ बचा है उसको जोड़ दो तो बन जाता है NH2CO बन जाता है। इसी का नाम था यूरिया। तुमने सुना यूरिया वो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको लैब में बनाया गया था ना, यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन बात हम ये कहना चाहते हैं कि सोचो एक यूरिया मॉलिक्यूल बनाने के लिए, चलो ठीक है, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल चाहिए, मगर अमोनिया कितनी चाहिए? 2, और तुमने तो एक है इस्तेमाल की, तो दूसरी कहां से लाएं? तो हम तुम्हें बताएंगे कोई अमीनो एसिड आता है इसके बगल में, वो अपना अमीनो ग्रुप दे जाता है, और जिसका नाम तुम अपना यहां पढ़ लेना, क्या नाम होता है? फ्यूमरिक एसिड होता है। क्या नाम होता है? फ्यूमरिक एसिड। टाइम बहुत हो गया ना, अब दिमाग बंद हो गया। तो हम तुम्हें बताएंगे कि यहां पर एक अमीनो एसिड आएगा एस्पार्टिक एसिड, और एस्पार्टिक एसिड आएगा, और एस्पार्टिक एसिड जो होता है वो अपना अमीनो ग्रुप दे देगा। थोड़ी देर के लिए दोनों जुड़ेंगे, तब तक बन जाएगा आर्जिनिनोसक्सिनिक एसिड, और फिर यहां से ये रूप बदल के बाहर निकल जाएगा फ्यूमरिक एसिड या फ्यूमरेट के रूप में, तो इससे बन जाएगा ये आर्जिनिन में बदल जाएगा। माल्टोज को बचाना है तो माल्टेज चाहिए, आर्जिनिन को बचाना है तो आर्जिनेज चाहिए। तो यहाँ पर एक एंजाइम चाहिए होता है जिसका नाम है आर्जिनेज। क्या नाम होता है? आर्जिनेज, जिसकी मदद से ये ऑर्निथीन में टूट जाता है और साथ ही साथ बन जाती है यूरिया। तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, इस साइक्लिक प्रोसेस को जिस वैज्ञानिक ने खोजा था, इसके नाम पर उनको क्रेब हैंसलीट साइकिल भी कहते हैं, लेकिन इसका फाइनल प्रोडक्ट यूरिया है इसलिए इसको यूरिया साइकिल भी कहते हैं। इसको स्टार्ट करने वाला फर्स्ट अमीनो एसिड ऑर्निथीन है इसलिए इसको ऑर्निथीन साइकिल भी कहते हैं। और हम तुम्हें बताएं ये साइक्लिक प्रोसेस के कुछ स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलते हैं, कुछ साइटोप्लाज्म में भी चलते हैं। तो एक बार तुम तो इस तरह से यूरिया बनती है। एक बार सवाल पूछा गया था कि ऑर्निथीन साइकिल का उद्देश्य क्या है, तो कहोगे यूरिया सिंथेसिस, लेकिन ऑप्शन में ही नहीं था, तो तुम कहोगे कि ऑर्निथीन साइकिल का उद्देश्य होता है रिमूवल ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बात होता है ना, इस तरह से हमारा लिवर यूरिया बना बना के ब्लड में छोड़ता जाएगा, और ये यूरिया ब्लड के साथ साथ होती हुई किडनी के पास आएगी, और फिर हम तुम्हें अगले टर्न पे बताएंगे कि किडनी कैसे छान के इसको पेशाब के रास्ते से बाहर निकालते हैं। ठीक है ना, बस इसमें इतना ही पढ़ेंगे, अगले पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन।